बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी अब आज के कमाई का अड्डा की। मार्केट्स की तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। इस पे डिटेल में थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं, लेकिन पहले मेरे साथ इस शो में दीपाली आपको नोएडा स्टूडियो से नजर आएंगी और साथ साथ वो देखिए आपको ले चलेंगे अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद नहीं, IIM अहमदाबाद। मैनेजिंग एडिटर साहब के पास बस थोड़ी देर में। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसलने से बाजार में बिकवाली का मूड। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 25,950 के नीचे आया। M&M, SBI, रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गिरावट कहीं ज्यादा। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। $1 का भाव 90 रुपए 29 पैसे तक चढ़ा। डॉलर की डिमांड बढ़ने और अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी का दिखा असर। आज PSU बैंकों में मुनाफा वसूली। इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसला। इंडियन बैंक और PNB वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। साथ ही ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिफेंस शेयरों में भी कमजोरी, लेकिन रुपए की कमजोरी से IT और सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में खरीदारी। कमजोर बिजनेस अपडेट से टूटा एंजल वन। शेयर करीब 4% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। नवंबर में मंथली ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 11% से ज्यादा घटा। वहीं ऑर्डर संख्या में भी 12% से ज्यादा की कमी। उधर दूसरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी गिरावट। इंडेक्स करीब 1% नीचे। पहले दिन अब तक 77% बढ़ा मीशो का IPO। रिटेल निवेशकों ने लिया हाथों हाथ। 3.25 गुना भरा उनका हिस्सा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए के बीच। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस और भारत के बीच बड़े समझौते को मंजूरी। रिलॉस समझौते को रूस की संसद से मिली हरी झंडी। एक दूसरे के मिलिट्री अड्डे इस्तेमाल कर पाएंगे। युद्धाभ्यास, लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन में बढ़ेगा सहयोग। कल भारत आ रहे हैं पुतिन। ये सारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, उससे जुड़े क्यूज, सब पे हम लोग कमाई का अड्डा में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। कल एक्सपायरी का दिन था, डिसअपॉइंटिंग सेशन था, आधे % की कमजोरी थी। सोचा चलो आज के सैंडविच सेशन में थोड़ी बहुत हो सकता है रिस्पाइट प्ले आउट हो। नहीं हुआ भाई साहब। फिर वैसे ही शुरुआती ट्रेड में जितना भी दमखम दिखाने की कोशिश करी हो, सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ और अब दिन के लोस के आसपास 25,900 पे भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। बाकी डिटेलिंग बाद में, पहले अहमदाबाद चलेंगे। और ये वो जमीन पे खड़े हुए हैं जहां मेरा बचपन का सपना था इस जमीन पे मैं पढ़ूं। कैसा लग रहा है आपको IIM अहमदाबाद में? घरवाले कहते थे पढ़ ले पढ़ ले, पता नहीं कहाँ गड़बड़ा गया मामला। हाँ, वो कैट का एग्जाम बिल्कुल वही जो कहते हैं ना। मैं उस समय बोल रहा था कैट मतलब बिल्ली होता है, मुझे तो पता भी नहीं था उस समय। खैर मैं आशीष, मेरे लिए थोड़ा सा एक मोमेंट थोड़ा सा प्राइड वाला भी था, क्योंकि मेरे बड़े भाई वो IIM अहमदाबाद के ही एलुमनस हैं। तो मैं उनके साथ आज बातें भी काफ़ी शेयर कर रहा था और उनको लाइव पिक्चर्स भी भेज रहा था। तो वो भी काफ़ी मतलब खुश फील कर रहे थे। और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए IIM अहमदाबाद भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो भी बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अगर पूछा जाए कि MBA करना है तो कहाँ से करना होगा, तो नंबर 1 चॉइस IIM अहमदाबाद की होती है। और यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ जो एग्जीक्यूटिव MBA कर रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी मुलाकात हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये IIM अहमदाबाद का न्यू कैंपस है। IIM अहमदाबाद अब इतना बड़ा हो गया है कि सिर्फ पुराने कैंपस से काम चलता नहीं। पुराना कैंपस भी इसके ठीक सामने ही है, वो टनल के नीचे से जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन
बहुत ही आइकॉनिक इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, मैं डायरेक्टर साहब से मिला था अभी, भरत भास्कर जी से। मैंने उनको यही बोला कि मेरे लिए तो एक प्रिविलेज है कि अहमदाबाद में आने का मौका मिला और एज ए स्टूडेंट नहीं आ पाए, लेकिन आज बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी खुश फील कर रहा हूँ उसके लिए। अरे ब्यूटीफुल। इनफैक्ट डेफिनेटली प्राइड का मौका तो है ही। और अनुज, इनफैक्ट हमने देखा था IIM कोलकाता में काफी यूफोरिया दिखाई दिया था स्टूडेंट्स के बीच में। अभी मुलाकात होनी बाकी है स्टूडेंट्स के साथ या फिर कुछ स्टूडेंट्स से मिले भी हैं? दीपाली, अभी तक तो स्टूडेंट से नहीं मिल पाए हैं हम, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही हैं ऑब्वियसली। तो 2 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तब हम मिलेंगे। लेकिन मैं 2-3 एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम जो कर रहे हैं उनसे मिला था। एक यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होता है IIM में, जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेडिकेट होता है। जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग जल्दी रिटायरमेंट लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए तो उनसे मिला था मैं। वो काफ़ी खुश थे मुझसे मिलकर, और वो हमें बता भी रहे थे कि रेगुलरली CNBC आवाज़ देखते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं और काफ़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन जो नॉर्मल जो 2 साल का MBA प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। वो अभी थोड़ी देर में होगी, 2 बजे के बाद। चलिए, वो इवेंट से रिलेटेड इमेजेस वगैरह सब आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। कल जब आप वापस आ जाओगे तो उस पर और बातचीत होगी। अब जरा सा मार्केट्स, आज का फिर से सेशन डिसअपॉइंटिंग, वो प्रॉफिट टेकिंग, ये सब कुछ इस समय ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि रुपया पूरी तरह से मूड बिगाड़ रहा है। हम लोग आमतौर पे कहते हैं करेंसी मार्केट्स ज़्यादा डेप्थ वाले होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं सिचुएशंस को लेकर। ये क्या सिर्फ रुपए की वीकनेस और करेंसी मार्केट से वॉलेटिलिटी वो भारी पड़ी है हम पे, या दिक्कत कुछ और भी है? आप कैसे देख रहे हो इस वीकनेस को? देखिए आशीष, अगर आप पिछले 6 महीने का मार्केट का ट्रेंड देखेंगे ना, मार्केट का ट्रेंड यही रहा है। मार्केट एक रैली दिखाता है, उसके बाद उस रैली का कई बार 1/3, कई बार आधा और कई बार 2/3 हिस्सा गिव अप कर देता है। उसके बाद मार्केट एक नई रैली की शुरुआत करता है। पिछली बार क्या रीज़न था? कभी हम बोलते हैं कि ये ट्रेड डील नहीं हो रही है, इस वजह से रीज़न हो जाता है। कभी क्रूड रीज़न बन जाता है। इस बार रुपया रीज़न बन गया है। बिल्कुल रुपए का इम्पैक्ट है, सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट है रुपए का, FI की सेलिंग है। लेकिन ऐसा वो तो हम 90 में ऐसी क्या चीज़ है जो 89 में या 91 में नहीं है, अगर आप मुझसे पूछें तो। वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है तो उसकी एक इम्पैक्ट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। यही एक रीज़न है। अदरवाइज मेरा ये मानना है, और अभी भी हम अगर आप देखें, निफ्टी ने 20 डेमा को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। हाँ, आज अगर आप 25,900 के नीचे बंद हो गए और उसके बाद फिर वो 25,800 जहाँ पे काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस थी, वहाँ सपोर्ट नहीं मिला, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा। आई थिंक मेरा मेन कंसर्न निफ्टी नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है मिड कैप्स। क्योंकि आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने, खासतौर से स्मॉल कैप ने तो रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। और अब जब मार्केट में गिरावट आ रही है तो ये ज़्यादा गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लोगों का पेन है, उनके पोर्टफोलियो का पेन है, वो कहीं ना कहीं अब उभर कर आ रहा है, वो आपको दिख भी रहा है। तो वहाँ ज़्यादा तकलीफ है मेरे ख्याल से। निफ्टी ठीक है आशीष, निफ्टी में मैं कहूँ 25,900 क्या 25,400 25,500 भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी हम एक मतलब लॉन्गर टर्म में एक अप ट्रेंड में ही हैं। FI की सेलिंग, रुपये का इम्पैक्ट, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है ये। हम गिरे हैं 2.5 दिन, उससे पहले हम चले थे काफ़ी ज़बरदस्त। तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये 2 दिन खराब रहे हैं विदाउट इट। हाँ, नहीं, ये सच है। अगर थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाएं तो इतनी ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस क्या आदत नहीं रहती है, ऐसे देखते हैं तो मूड ख़राब होता है। और बीच में फिर सवाल उठ रहे थे कि जब बाजार तेज़ी कर रहा था तो आपने दिखाया भी था डेटा के थ्रू कि हम रिटेल के पोर्टफोलियो से तो वैसे भी उस तेज़ी का ज़्यादा फायदा नहीं मिला था, और गिरावट में हम सबसे आगे खड़े हो गए, इसीलिए और दिक्कत आ रही है। अच्छा, इस बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अनंत नागेश्वरन के बयान आते हुए कि हम ज़्यादा चिंतित नहीं है रुपए में इस कमजोरी को लेकर, और इनफैक्ट अगले साल से रुपया वापस मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वो डिटेल्स स्क्रीन पे चल रही हैं। लेकिन ऐसे में फिर हमेशा चर्चा होती रहती है, आपने कहा कोई मीनिंगफुल गिरावट है नहीं, कोई घबराने वाली ज़रूरत है नहीं, एक बहाना बन गया शायद रुपया, और इसीलिए दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ। ऐसे में लॉजिकली आप होते और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो आप बाजार को लेकर रणनीति क्या बनाते? क्या इस बाजार में मैं पैनिक में बेच के निकलूं, या अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बटोरना शुरू करूं? मेरा अप्रोच क्या हो, या अभी वेट एंड वॉच वाला मामला है? देखिए, मेरी अप्रोच वही रहेगी जो पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से आप मेरे साथ बैठते हैं, मैं वही अप्रोच रखी है। जहां गिरावट आ रही है, अच्छे शेयर्स अगर आपको आपके रेट पे मिल रहे हैं तो उनको एक्यूमुलेट करिए। निफ्टी के ETF में हर 200 पॉइंट की गिरावट पर ऐड करिए, और ट्रेडिंग से थोड़ा बचिए। ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे करिए, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से थोड़ा बचिए, क्योंकि बहुत लोग पोजिशनल शॉर्ट नहीं ले पाते हैं।
और जैसे ही मार्केट से कंफर्मेशन मिले, देखिए इवेंचुअली ये डिक्लाइन भी खत्म होगी और वहाँ से फिर मुझे लग रहा है कि वापस बड़ी रैली आएगी। आई थिंक पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि 30,000 का हमारा टारगेट है, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होगा एक बार निफ्टी 26,300 तक जाएगा, फिर वहाँ से हो सकता है 25,800 आ जाए, फिर 27,000 जाके हो सकता है वापस 26,200 आ जाए, फिर 28,000 जाकर हो सकता है वापस 27,000 आ जाए, क्योंकि ये वो पैराबोलिक मार्केट नहीं है आशीष जी, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाली मार्केट है। अभी हम इस समय 1 स्टेप बैक ले रहे हैं। 1 स्टेप बैक जब आप लेते हैं, अगर आपने कभी भी ओलंपिक्स वगैरह देखे हों, जो लॉन्ग जंपर होते हैं या ट्रिपल जंपर होते हैं, वो हमेशा 1 स्टेप बैक लेते हैं, पहले पीछे से भाग के आते हैं तभी वो आगे कूद पाते हैं। तो इसके लिए उसको उसी तरीके से देखें, मार्केट और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको उसी तरीके से देखें कि इस समय 1 स्टेप बैक का टाइम है, थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है, मतलब कैश को प्रिजर्व करना है, और फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो गोता लगाना है जोर से। लेकिन इस बीच में अगर आपको आपके शेयर और स्ट्रेंथ के साथ रहें आशीष, मैं एक चीज़ कहूँगा, ऑटोज़, खासतौर से 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, सेलेक्टेड बैंक्स, PSU बैंक्स, इन्हीं में रहें तो मेरे ख्याल से अगली जो रैली होगी उसमें आपको शानदार मौके मिलेंगे। इनफैक्ट अनुज, आज के मार्केट को देखेंगे तो 2 पॉकेट्स पर स्पेशली आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आप देखिए IT, जहां पर इतनी ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी, आज पूरे पैक में अगर कोई शाइन कर रहा है तो वो IT बास्केट है, और दूसरी तरफ PSU बैंक्स का आप जिक्र कर रहे थे, काफी गिरावट आज के सेशन में PSU बैंक बास्केट भी दिख रहे हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स भी है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और डिप्स दिख रही है क्या? दोनों पॉकेट्स के मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं आज? दीपाली, ये आज एक एल्गो ट्रेड प्ले आउट हुई है। एल्गो ट्रेड मतलब कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि ट्रेड डील में अभी टाइम लग रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा रुपये को डिप्रिशिएट होने दिया जाए, वरना अब तक आराम से उसको हम डिफेंड करके 88 तक हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रुपये गिरा है उसका एक डायरेक्ट फायदा IT को मिलता है, और उसी का एक डायरेक्ट प्ले PSU बैंकों में होता है। और कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस ये भी लग रही है कि जो GDP का आंकड़ा था और जिस तरीके से करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, शायद RBI गवर्नर के पास स्कोप नहीं होगा फ्राइडे को रेट कट करने का या बहुत ज़्यादा डविश रहने का। तो उस वजह से ये एक एल्गो ट्रेड है, प्योर एंड प्योर एल्गो ट्रेड है। IT, वैसे भी हमने एक बात कही थी कि IT को भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह दें, लेकिन PSU बैंकों में मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है आपको मौका देगी अगर आपने प्रीवियस रैली मिस की थी तो। इंटरेस्टिंग। मैंने सुना है बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अहमदाबाद में, अच्छा लग रहा है धूप में। काफ़ी अच्छा मौसम है एक्चुअली, और मेरे लिए तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड लगी हुई है आशीष, 2 दिन से थोड़ा सा मैं खांस भी रहा हूँ ऑनर, तो मुझे तो ये वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को अपना शो आगे बढ़ाना, वरना मैं तो यहाँ से पूरा शो कर देता, लेकिन वेदर काफ़ी अच्छा है, और ऑब्वियसली अब मैं चाहूँगा कि आप शो आगे बढ़ाएं क्योंकि बहुत कुछ है शो में डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर कॉल करके बुलाएंगे, लेकिन अभी तो ठीक है, सारी अपडेट बातचीत हो गई। मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ मार्केट तो आपसे रीपैच कर लेंगे, अगर वो सेशन शुरू नहीं हुआ। आई एम अहमदाबाद। थैंक यू शो की शुरुआत में जुड़ने के लिए। अच्छा, पहले दीपाली ने कुछ बढ़िया सा शो प्लान कर रखा है अगले 1.5 घंटे का, तो एक बार शो का टीज ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीपाली, क्या खास है आज के शो में? बिल्कुल, पहले तो इनफैक्ट आज के शो में क्या खास है वो तो बताएंगे ही, और साथ ही साथ हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है जिनसे हम ट्रेड्स लेंगे, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि शो को आगे बढ़ाने का वक्त है। और सबसे पहले हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए जोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स के जरिए जो कमाई होगी वो होगी प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ, विकास सालुंखे और आशीष क्याल के जरिए। और इनफैक्ट आगे हम शो में रुपए पर भी बातचीत करेंगे। 2:20 पर रुपए में जो रिकॉर्ड कमजोरी देखी है उस पर ग्रीन बैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ बनेंगे। लेकिन आगे शो में क्या है तो यतिन से कनेक्ट करेंगे हम थोड़ी ही देर में 2:30 बजे के आसपास, और उनसे समझेंगे PSU बैंकों में क्या चल रहा है, क्यों इतनी गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रुपए पर फोकस करेंगे 2:40 पर, रुपए की गिरावट पर क्या व्यू बन रहा है, एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के DG और CEO अजय सहाय हमारे साथ बने रहेंगे। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे समझेंगे कि एंजल वन में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है आज के सेशन में, क्या फंडामेंटल रीजंस हैं। और 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी। 3:05 पर यतिन मोहता से समझेंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस हो रहा है, और साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST और STBT कॉल्स। बढ़िया, तो एक्शन पैक्ड अगला 1.5 घंटा आपके लिए है। बढ़िया, इस वेडनेसडे सेशन के आखिरी 1.5 घंटे जो हैं उसकी तैयारी डिटेल में और अच्छी कमाई
कराने की कोशिश होगी। अब जाइए मार्केट्स लेकर आता हूं डिटेल में। अपफ्रंट तो दिखा दिया था, निफ्टी दबाव में 1/3% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। और ध्यान रखिए, कमजोरी हम ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सारे एशियन पीयर्स जो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पे खड़े हैं, उसमें चाइना फेरिफेरल छोड़ दीजिए, शांघाई और हांगकांग को, अदरवाइज सारा एशिया बढ़िया ट्रेड कर रहा है। यूएस में कल एक प्रेशर के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था और आज इस समय फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरा ग्लोब अच्छा कर रहा है, एक्सेप्ट बारिंग ये चाइना फेरिफेरल, हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और दिक्कत अक्रॉस द बोर्ड है। दीपाली ने एक आईटी मेंशन करा था, हाँ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आईटी में अब मौका ढूंढा जाता है कहाँ पे पैसा लगाएं। तो रुपए की इस तरह की ताबड़तोड़ कमजोरी का शायद आईटी को इवेंचुअली फायदा मिलेगा अगर रुपया इस तरह की कमजोर सेंटिमेंट्स के साथ कंटिन्यू कर गया तो। हालांकि आज तो सेंटिमेंट्स वे कर रहे हैं और उसका फायदा मिल रहा है। अदरवाइज चौतरफा बिकवाली का दबाव है। आपको बिकवाली नजर आएगी सरकारी बैंक्स पे, जिसमें कल आउट परफॉर्मेंस था। कुछ खबरों के बीच में एफडीआई रिलेटेड आपको याद होगा, उस खबर को खारिज करा गया, मुनाफा वसूली आ गई तगड़ी तरीके से। इसके अलावा हमारे कंज्यूमर फेस, अच्छा सरकारी बैंक के साथ एक्चुअली सरकारी एंटिटीज, पीएससी इंडेक्स ही दबाव में होगा, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स दबाव में हैं, कैपिटल गुड्स में कई सारे सरकारी कंपनीज दबाव में, तो सीपीएससी इंडेक्स प्रेशर में 1.25%। दूसरा कंज्यूमर फेसिंग, ऑटोज में मुनाफा वसूली का दबाव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दबाव में। निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स दिखाएंगे तो उसमें सारा मूड दिख जाएगा, ये देखिए ऑटो साल। तो अदरवाइज प्रेशर अच्छा खासा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात, मूड का असल बैरोमीटर वो मार्केट के एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन्स पर आएगी। जब बाजार चल रहा था तब भी हम लोगों ने चैनल में कितनी बार मेंशन करा था कि डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के चलते आपने तेजी तो दिखा दी, लेकिन हम और आपके पोर्टफोलियो को फायदा नहीं मिल रहा है। और आज भी वो चले नहीं और गिरने के टाइम पे देखिए किस तरह की एग्रेसिव सेलिंग है। 1:2.5 ये कहें कि 2 बढ़ रहे हैं तो 5 कमजोरी के साथ, इस तरह का मूड माहौल है। और धीरे धीरे आज सुबह हम लोग मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहे थे कि कॉल राइटर्स की गिरफ्त और मजबूत होती चली जा रही। कल का डेटा वो हाईलाइट कर रहा था, कॉल राइटर्स और एग्रेसिव हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 26,500 वाले 26,300, 200 पे आए थे और आज कह सकते हैं आप 26,000 और 26,100 की तरफ बड़ा एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती हुई। चंदन से रिक्वेस्ट करी थी भाई निफ्टी बैंक पे जरा सा स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करें। मोतीलाल ओसवाल क्या व्यू लेके चल रहा है, पहले सिर्फ निफ्टी रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। चंदन, अच्छा अगर आप लोग डेटा देखते हो तो पिछले हफ्ते की शुरुआत की भाव कॉपीज आपको याद होंगी, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, किस तरह से एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही थी 26,500, 26,300 की ट्रैजेक्टरी में। और देखा कॉल राइटर का कन्विक्शन, हम कहाँ आके खड़े हुए और कहाँ एक्सपायरी हुई है। तो कोई स्मार्टर हैंड्स तो पहले ही मूव कर गए थे पिछले हफ्ते की शुरुआत में। चंदन, खैर पेन अच्छा खासा है, अच्छा नहीं लग रहा स्क्रीन्स को देखकर, पर निफ्टी में आप लोग का अप्रोच क्या है, क्या करोगे? यहां से वीकनेस और बढ़ती हुई दिख रही है आपको? जी नमस्कार आशीष जी। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज से 3 दिन पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था 26,325 के आसपास। बट उसके बाद में आप देखोगे कि ऊपर के लेवल से एक करेक्टिव मूव देखने को मिला है। अब यदि टेक्निकल सेटअप की बात करें तो 3 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। बट वीकली चार्ट में देखें तो एक बेरिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन बन रहा है। बट उसके बावजूद भी प्रीवियस वीक का जो लो है 25,850 उसको रेस्पेक्ट किया है। एग्जैक्टली 25,842 बना है और इस वीक अभी भी 25,891 के लो बना के मार्केट होल्ड कर रहा है। तो वीकनेस तो ऊपर के लेवल से है क्योंकि सस्टेन कॉल राइटिंग है। अब जो मैंने यहाँ पे चार्ट आपको दिखाया है उसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो बाजार राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और आप अच्छी बात ये देखोगे कि पहले एक बाजार में एक ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ और ये जो रिसेंट की तेजी हुई है, जो 7 नवंबर का लो है, वो एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट को 50 डेमा के साथ रीटेस्ट करके मूवमेंट आया था, जो 25,300 का लो बना और वहां से 1000 पॉइंट की रैली बनी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा यहाँ पे रहेगा ट्रेंड लाइन। और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन है वो एक चैनल के हिसाब से वर्क कर रही है और यहाँ पे बीच में एक गैप बना हुआ है लगभग 14 नवंबर के आसपास। तो 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 25,850 बाजार में रुक जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा मोमेंटम आया था वो 26 नवंबर को हुआ था और वहां से जो बॉटम बने थे वो 25,850 के आसपास बने थे। वो लेवल नहीं टिकता है तो शायद 25,700 के आसपास बाजार बॉटम बनने का प्रयास करेगा। अब डेटा सेटअप की बात करें तो ऊपर में सस्टेन कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, पुट कॉल रेशियो घटा है। बट अच्छी बात यह है कि बाजार में यूएसडी आईएनआर की वजह से बिकवाली हुई है, बट इंडिया विक्स फिर भी बढ़ा नहीं है।
इंडिया विक्स 11.28 के आसपास है, तो जो इंडिकेट कर रहा है थोड़ा बहुत सेंटीमेंट चेंज हुआ है, बट कोई बड़ा पैनिक का माहौल अभी फिलहाल नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं 25,850 के बाजार बॉटम बनाने का ट्राई करेगा और ऊपर में 26,150 तक के बाउंस बना देगा। बट इमीडिएट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसके लिए अग्रेसिव नहीं रखेंगे। यहाँ पे एक हम बुल कॉल स्प्रेड सजेस्ट कर देंगे कि आप 26,000 का 9 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी का कॉल लीजिए जो 100 रुपए के आसपास चल रहा है, उसके सामने 26,150 का जो कॉल चल रहा है 9 दिसंबर का 50 में वो बेच दीजिए। तो इस तरह से बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो तो 50 रुपए की कॉस्टिंग होगी, 100 रुपए का रिवॉर्ड रहेगा। बाजार कोई भी 150-200 पॉइंट की रिकवरी दे देता है तो आपका 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि 25,850 को होल्ड करके शायद 26,100 26,150 तक का इंडेक्स बाउंस दिखा दे। ये लीजिए, इन ऑल लाइकलीहुड हो सकता है 25,850 से ज्यादा गिरावट ना आए, थम सकती है। 26,150 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। हालांकि ये समय नहीं है एंटर करने का। अगर एंटर करना है तो एक बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू 26,000 का कॉल खरीदिए और 26,150 का कॉल बेचिए। ये तरीका होगा। कोई भी रिकवरी आई तो बढ़िया आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड बैठता हुआ नजर आएगा। बढ़िया तरीका हो गया बाजार में शायद आने वाली तेजी को प्ले करने का। निफ्टी बैंक बुरा नहीं है आज, 1/3% दबाव में, और वो दबाव भी सिर्फ सरकारी बैंक्स लार्जली। अगर निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब, तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स जिन्होंने कल सरदर्द करा था, कल सरदर्द के पीछे रीजन था कि बैंक निफ्टी के रीजेग अनाउंस हो गए थे, वेट एडजस्टमेंट्स होने थे, तो वो सेंटिमेंट्स पर हावी हो गए एक्सपायरी के दिन। आज वही प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपको इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, तीनों इन ग्रीन। चंदन, निफ्टी बैंक प्लेस कैसा, क्या उसमें भी आप इवेंचुअली मान रहे हो ज्यादा गिरावट नहीं बची है, या फिर अप्रोच क्या रखोगे? देखिए आशीष जी, अब देखिए ये ईयर का लास्ट महीना है, तो निफ्टी ने इस पूरे साल YTD बेसिस पे लगभग 10% की बढ़त बनाई है। वहीं बैंक निफ्टी अभी भी लगभग 16% की बढ़त बनाए हुए है। इस साल लगातार ये 5वां साल रहेगा जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव मुंह दिखा रहा है। अच्छी बात यह कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली है, भले ही हम ऊपर के लेवल से 1% डाउन है। बट ओवरऑल यदि जो मैंने आपको चार्ट बताया उसमें आप देखोगे बैंक निफ्टी में कि एक कहीं ना कहीं एक राइजिंग चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा है और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले लगभग 40 दिनों से रेस्पेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क किया है बैंक निफ्टी में, कि पहले तो आप ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी का जो पुराना बॉटम था वो 23 अक्टूबर का था, जब उसका हाई था 58,577। वो हाई लगभग बैंक निफ्टी ने 20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकाला, और उसके बाद जब भी डिप आया तो वो मेजर सपोर्ट का काम करा, और अभी भी मेरा मानना है कि वही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो बॉटम से रैली बनी 57,100 से लेके 60,000 तक की लगभग 3,000 पॉइंट की रैली, उस रैली का 50% रिट्रेसमेंट भी लगभग 58,600 के आसपास आता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 58,550 58,600 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को काम करना है। मेरा ऐसा मानना है यदि RBI पॉलिसी का ट्रिगर पॉजिटिव होना है या बैंक निफ्टी को वापस बुलिश स्टेंस बनाना है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 58,550 58,600 वो रेस्पेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और वो यदि रेस्पेक्ट होता है तो थोड़ा रेंज बाउंड बायस वापस 59,750 से लेके 60,000 तक बन जाएगा। ओके, तो ये राय रही निफ्टी बैंक पर, जहां पर बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस चंदन कहां दिख रहे हैं वो बताया गया है। और डेफिनेटली RBI पॉलिसी पर तो नजरें बनी होंगी ही। फ्राइडे को पॉलिसी का आउटकम सामने आएगा और MPC मेंबर्स हालांकि जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा है उसको काफी क्लोजली वॉच करेंगे और देखना होगा। अब एनफ रीजंस हैं MPC मेंबर्स के पास डिसाइड करने के लिए कि क्या स्टांस फाइनली होना चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी या फिर मंदी की तरफ देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स के साथ जहां पर गिरावट है। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, 1% नीचे बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व 1% नीचे है। BEL में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही प्रेशर और कहां है, एंजल 1 3.5% नीचे, आगे चर्चा भी करेंगे शो में स्टॉक पर। भारत डायनामिक्स 3% नीचे है, डिक्सन में 3.5% का नुकसान, वहीं पेटीएम भी 2.5% के नुकसान के साथ कर रहा है कारोबार। कुछ सेलेक्ट स्टॉक जहां पर बाइंग है। इनफैक्ट आज के सेशन में शाइन कर रहा है IT पॉकेट प्लस सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स। विप्रो 2% ऊपर है, 1.5% ऊपर है। TCS इन्फोसिस 0.1% ऊपर है और ICICI बैंक में भी 1% के गेंस आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया खबरों में भी है 3.5% ऊपर, बायोकॉन 3.5% ऊपर है, 1.25% की मजबूती हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रही है और अशोक लेलैंड 1.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये तमाम स्टॉक्स है
जहां पर एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, इस पर करते हैं बातचीत। बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, एक एक करके उनकी कॉल्स लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करते हैं। तो पहले तो आप बताइए कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड की, इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, कुछ आइडेंटिफाई किया है? Very good afternoon, दीपाली जी, and good afternoon आशीष जी, and good afternoon everyone. दीपाली जी देखिए, बाजार इंडेक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये 25,900 थोड़ा क्रूशल है। तो जब तक 25,900 इंटैक्ट है तब तक ये जो डिप है पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा बाइंग करेंगे एट दिस लेवल। अगर 25,900 टूटेगा तो फिर वो जो व्यू है उसको निगेट कर देंगे। तो हमें स्ट्रेंथ के साथ रहना है, तो डेफिनेटली इट विल बी आईटी। और आईटी सुबह भी हमने टीसीएस पे बात की, तो टीसीएस मुझे सुबह भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे कुछ पिक करना है, तो दैट विल बी इन्फोसिस। 1580 1580 के ऊपर इन्फोसिस का बाय अभी भी इंटैक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 1620 का। तो मुझे लगता है आज इन्फोसिस एंड टीसीएस ये दोनों सपोर्ट का काम करे, तो इसी पे बेट करेंगे। इन्फोसिस सुबह टीसीएस पे दाव था, अब इन्फोसिस भी रडार पर रख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ को प्ले करने की जरूरत। गावा सर कहाँ है? गावा सर गुड आफ्टरनून। एक चीज आपने नोटिस करी, जब से सत्यव्रत साहब पुणे गए हैं, स्किन वैसे भी गोरे थे और चमकने ज्यादा लगे हैं। पुणे का वेदर इन्हें बहुत सूट कर रहा है। ब्राइटनेस हो गई, ब्राइटनेस। अच्छा, ये ब्राइटनेस का गेम है। अरे यार थोड़ा डल तो करो अपने आप को, इतना ज्यादा चमक चमक के दिख रहे हो आप यार। लाइट ज्यादा लग गई होगी ऐसा लगता है मुझे। और बाबा जी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रख सकते ना। ये आपके गले को क्या हो गया है? मेरे गले को, मैं गया था भावल एक गांव में। हाँ, तो उधर वहां पे क्या किया? वहाँ क्या, मेरा दोस्त का गांव है, उधर गया मैं। मेरा स्ट्रगल डेज का दोस्त था, तो उधर गया था। दोस्त के साथ काफी गहरी बातें हुई हैं, काफी लेट नाइट तक बातें चली क्या? नहीं, वो बैठा हो शाम को 7:30 8 बजे, बहुत ठंड होती थी, सो गया। बहुत ठंड थी, लेकिन बहुत ठंड थी। हाँ, सुबह भी ठंड थी बहुत। अच्छा, बॉम्बे वालों को ठंड की आदत नहीं है। जब आप बैठते हैं और ठंड में होते हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस बदलनी पड़ती है, तो गला ठीक रहता है। उसी प्रेफरेंस के साथ वहां भी उतर गए तो मामला गड़बड़ा जाता है। गावा सर, इस समय का बढ़िया सा ट्रेड आइडिया। मुझे इस वक्त पसंद है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में सेटअप तो सही है। ट्रेड कर रहे 1387 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1387 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉप लगाना चाहिए 1382 का, करीब 5-7 रुपए का स्टॉप है, 7 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 1400 पॉसिबल है, इससे ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है टारगेट। लेकिन मार्केट डाउन है, इसलिए एक बाउंस या एक नच मिल सकता है ऑन द अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक को। तो आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की सलाह गाबा साहब की तरफ से, और इनफैक्ट राजेश सतपुते ने इन्फोसिस पर खरीदारी की सलाह दी। इंटरेस्टिंग है, 2 ट्रेड्स मिले अब तक और दोनों ही बाय साइड पर। आशीष, आपकी तरफ से ट्रेड क्या रहेगा? तेजी मंदी, किस तरफ झुकाव है? देखिए दीपाली, ओवरऑल मिड कैप आईटी में एक हलचल होती हुई नजर आ रही पिछले कुछ दिनों से, और एक एक करके काफी स्टॉक्स निकलते जा रहे ऊपर की ओर। मेरे ख्याल से केपीआईटी टेक काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है यहाँ पर। तो केपीआईटी टेक पे नजर बनाए रखें। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट आता है करीबन 1335 रुपए का देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस 1225 का लगाना होगा। लीजिए भाई साहब, एक मिड कैप आईटीवी केपीआईटी टेक कयाल साहब को आ रहा है पसंद। सालुंके साहब गुड आफ्टरनून, आपका प्रिफर्ड आइडिया भाई साहब? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखो, मेरा भी पहले इन्फोसिस था, पर ऑलरेडी इन्फोसिस के ऊपर उन्होंने बोल दिया। लेकिन दूसरा अगर है तो मेटल पैक में हिंडाल को मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से इसमें आज इंट्राडे में एक अपमूव देखने मिला है, हमने हमारे क्लाइंट को भी यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से 840 के आसपास के अच्छे टारगेट यहाँ पे हिंडाल को में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 800 का इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पे इंट्राडे में बन चुका है, तो हिंडाल को यहाँ से एक अच्छा टेक्निकल अपमूव दे सकता है। डेली वीकली दोनों पैरामीटर पे ये पॉजिटिव देखने मिल रहा है, तो हिंडाल्को 840 के लिए बाय करना चाहिए। ओके, तो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह 813 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। इनफैक्ट मेटल्स में, सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में एक्शन तेजी की तरफ ही आज देखने को मिला है। अच्छा चंदन, आपने इंडेक्स पर तो राय दी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है आपकी? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुपये की गिरावट की वजह से रुपये से सिलेक्टेड सेक्टर पे फोकस रहेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि कैपिटल मार्केट, सेलेक्टिव ऑटो एंसिलरीज, आईटी रिलेटेड कंपनीज, टेक्सटाइल, यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनेगा। और इवन कैपिटल मार्केट थीम का पॉजिटिव है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये थीम कंटिन्यूसली बरकरार रहेगी, और गोल्ड सिल्वर की वजह से मेटल स्टैंड करते हुए नजर आएंगे। तो मैं मेरा प्रिफर्ड जो नाम है आईटी में वो विप्रो रहेगा,
उस पर खरीदारी की सलाह दूंगा। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है, 4 वीक से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आज के दिन जो मूवमेंट हुआ उससे पहले 4 दिन एक नैरो रेंज प्राइस पैटर्न बना, आज एक बुलिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन है। सो 250 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, 262 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। भाई साहब, आईटी में स्ट्रेंथ है, आईटी लार्जली प्ले करा जा रहा है, तो कोई इन्फोसिस है, कोई केपीआईटी है, कोई विप्रो है। सालुंके साहब का भी पहला प्रिफर्ड पिक इन्फी ही था बाय द वे। आइए एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया, गौरांग सर कहाँ हैं? गौरांग सर, शुभ दोपहरी। क्या पसंद आ रहा है महोदय आपको? राम, आपको शुभ दिन, हमारे तरफ से सभी को सादर प्रणाम। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित था, मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभव है उनका निवेश हो। तो आज अभी चर्चा हो रही थी कार्यक्रम के शुरुआत में सरकारी बैंक खेमे की किस प्रकार से मुनाफा वसूली हावी हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल परिस्थिति जायज है। आशीष भाई, जब सरकारी बैंकों ने इतना बेहतर आउट परफॉर्मेंस दिया था तो मुनाफा वसूली भी आपको दिखनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी अनिवार्य है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस प्रकार के करेक्शन ही आशीष आपको बहुत बड़ा मौका देते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। इसी तर्क के आधार पर एक मझौली बैंक है इंडियन बैंक, नतीजे काफी अच्छे आए थे। नतीजे के पश्चात अपने जीवन का नया सर्वोच्च शिखर भी देखा और अब करेक्शन में करीबन 810 815 के आसपास कामकाज कर रहा है। बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। इंडियन बैंक, भाई गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढ लीजिए, अच्छा है, लंबी अवधि में कमा के देगा। सारे दोपहर के आइडियाज आ गए। गाबा सर आमतौर पे होते हैं तो डायरेक्टर साहब अपन एक चीज दिखाते हैं, दिखाओ जरा प्लीज। गाबा सर, ये फ्राइडे को टीज करना है कि नहीं? मैम ने काढ़ा बनाया? अभी ये पिक्चर वापस रिलीज हो रही है, बता दो आपको। ये पिक्चर वापस रिलीज हो रही है 12 दिसंबर को। अरे पिक्चर तो ठीक है, ये भारत में रिलीज हो रही है क्या? री रिलीज हो रही है? अच्छा, ये टीज करूं? गले की हालत देखते हुए टीज करना है कि रोक दूं टीज को? नहीं, रखो, मेरी हालत कुछ भी हो या आप तो भाई समझ में नहीं आएगा ना, फिर आप बोलोगे क्या? नहीं, मैं बोल दूंगा, फिर मैं ऐसा करके बोल दूंगा मैं। चलो जो भी है, ये टीज गावा सर आते तो अपन अपना मौका देके चौका मार लेते हैं, टीज कर देते हैं। यस, कर दो। खैर, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बढ़िया सा ट्रेड नजर में आ रहा हो, आप प्लीज हाथ उठा देना, पीसीआर टीम इन्फॉर्म कर देगी, कोई ट्रेड छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अब आइए जरा आज के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसने बाजार का थोड़ा सा मूड भी बिगाड़ दिया है, और आज की कहानी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा चिंताजनक होता चला जा रहा है। रुपए में बढ़ती गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी वो जो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड था, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैरियर लेवल था 90 का, उसको भी ब्रीच कर गए। आज 90.29 तक के लेवल्स तक चले गए। हो क्या रहा है? क्यों टूट रहा है रुपया? क्यों इस तरह की कमजोरी आ रही है? इस पे बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर, जुड़िए, समझाइए। और एक रिक्वेस्ट करी थी अपने सहयोगी सुदर्शन कुमार भाई साहब से कि रुपए की कमजोरी से एक बड़ा ऑब्वियस है, दीपाली ने बता दिया, आईटी वो तो चल रहा है, लेकिन अदरवाइज सेक्टोरली कौन कौन सी थीम्स हैं जो इमर्ज कर रही हैं, रुपए का किस पर कैसा असर पड़ेगा, सुदर्शन बता देंगे आपको। पर सुब्रमण्यम सर, पहले आपके पास, ये हो क्या गया? हमारे फंडामेंटल तो ठीक थे, अभी फ्राइडे को जीडीपी आया था, ताबड़तोड़ जीडीपी था, तो फिर इस तरह की वीकनेस क्यों? क्या ये सिर्फ क्या ट्रेड डील नहीं हो पा रही उसकी नर्वसनेस है, ट्रेड डील का बहाना है, बात कुछ और है? देखिए, ट्रेड डील तो सबसे मेजर फैक्टर था। जो एक्सपेक्टेशन था कि नवंबर एंड तक ट्रेड डील साइन होगा, और उसके साथ ये जो टैरिफ लगा, जो एडिशनल टैरिफ 25%, वो भी निकाल देंगे, तो ये वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रुपया चल रहा था। लेकिन जब वो न्यूज आया कि वो अगले महीने तक पुश किया है, तो रुपये में एक सडन मूव हुआ, जो 89.20 का लेवल ब्रेक किया, 89.50 का की लेवल ब्रेक किया, और आज 90 का लेवल भी ब्रेक है। तो बेसिकली जो सेंटिमेंट बना रहा है कि जो ट्रेड डील को लेके मेजर इम्पैक्ट है। ऑन वन साइड हमारे जो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, आपने देखा कि वी आर द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.2%, अपना इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट बिलो 1%, रेट कट की बात हो रही है, तो फंडामेंटल एंगल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टेक्निकल फैक्टर विच वाज मेनली ये जो यूएस ट्रेड डील को लेके चल रहा था, उसका इम्पैक्ट है। दूसरी बड़ी बात है कि एफआई भी काफी दिनों से सेल कर रहे हैं। लास्ट 6 महीने में एफआई की नेगेटिव पोजीशन रही है, ऑलमोस्ट
$16 बिलियन का तो आउटफ्लो हो चुका है, तो वो भी एक फैक्टर है जो रुपया को वीक बना रहे। तो वीक सेंटीमेंट कपल विद आउटफ्लोज, और इसके साथ इम्पोर्टर्स भी थोड़े पैनिक मोड ने थोड़े बाइंग को थोड़े बढ़ा दिया और एक्सपोर्टर थोड़े साइडलाइन में गए। तो ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के कारण रुपया में जो इम्पैक्ट आया है, जो दो मेजर लेवल 89.50 और 90 के लेवल ब्रेक करके इस लेवल में ट्रेड हो रहा है। सुब्रमण्यम सर, ये फैक्टर्स तो थे, वो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, सरदर्द था, एफआई की फ्लोज आज की कहानी नहीं है, आउटफ्लोज पहले से कंटिन्यू हो रहे थे। ये ऐसा भी हुआ है क्या? बीच में आरबीआई डिफेंड करता था, अब आरबीआई ने अपना टॉलरेंस बैंड बढ़ा दिया है, इंटरवेंट करने आ नहीं रहा है, वो भी कंफर्ट में चला गया है, ये ऐसा हो रहा है क्या? देखो, आरबीआई इंटरवेंट कर रही थी, तो जब रुपी स्टेडी हो रहा तो पीछे हट गए थे, तो उसके कारण थोड़ा जो आरबीआई का जो एग्रेसिव इंटरवेंशन था थोड़े कम है, तो सेलेक्टिव इंटरवेंशन हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट आ गया। तो ये जो एडिशनल फैक्टर ऑफ आरबीआई जो ये ले रहे हैं कि चलो रुपये को डिप्रिसिएशन इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी इज ओके, तो वो फैक्टर भी रुपये को थोड़ा ज्यादा वीक कर दिया है। और एक एडवांटेज हमारा फेवर में, जो क्रूड के जो प्राइसेस, कच्चा तेल का भाव काफी दिनों से स्टेडी रहा है, इंडिया रशिया से भी ऑयल बाई कर रहे हैं, और उसके कारण भी ये वीकर रुपी का इम्पैक्ट इतना नहीं आने वाला। तो ये सब फैक्टर्स के लेके इम्पोर्टर्स को लगा चलो लेट अस कवर, और थोड़ा बाइंग को बढ़ा दिया है। अच्छा, फिर शर्मा जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अब जिस तरीके से लगातार 6 सेशन तो हो चुके हैं गिरते हुए, अगर हम YTD परफॉर्मेंस भी देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रही है। अब यहाँ से आज भले ही हम रिकॉर्ड लोअर लेवल से 18 पैसे का सुधार सोफार देख रहे हैं, बट नियर टर्म में प्रेशर और कितना परसिस्ट हो सकता है? क्या रेंज आपके हिसाब से रह सकती है रुपए की? देखिए, रेंज देना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वीकर प्रेशर रहेगा। अभी दिसंबर का महीना एफआई तो ऑलमोस्ट उनका बाइंग बंद हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा इन्फ्लोज भी कम हो जाएगी। तो इस महीने थोड़ा मार्केट और रुपया थोड़ा वीकर ट्रेंड में रहेगा। 90 मे बी आरबीआई अगर इंटरवेंशन बढ़ा देंगे या कुछ बिग इन्फ्लोज आएंगे तो रुपये में थोड़ा करेक्शन आ सकते हैं। द बिगर फैक्टर जो गेम चेंजर होगा, जिसके कारण जो वीकनेस का दौर बंद होकर करेक्शन की दौर आएगी, वो है यूएस ट्रेड डील, और जिसके और एनी अनाउंसमेंट ऑफ कट इन टैरिफ, क्योंकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है काफी कम हो गए, यूएस तो कम हो गए, और अपने ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट $41 बिलियन बढ़ गए हैं। तो ये नेगेटिव्स इज ओवरराइडिंग द अदर पॉजिटिव्स, और जब तक ये जो दो मेजर फैक्टर ऑफ यूएस ट्रेड एंड टैरिफ, और उसके साथ अगर एफआई बैंक आ जाएगी, ये पूरे गेम चेंज करके रुपये का जो वीकनेस स्टॉप करके करेक्शन के लेवल ले आ सकती है। तो मे बी दिसंबर में हम शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन न्यू ईयर में जब बजट की बात हो रही है, अगर पॉजिटिविटी कुछ आ गई तो शायद रुपये में करेक्शन आ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ यस, 89.50 to 90.50 का रेंज भी शायद रहेगा। कहाँ पिछले साल हम सबसे अच्छी परफॉर्मिंग करेंसी थे, कहाँ इस साल ईयर टू डेट सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी बन गए। सुब्रमण्यम सर, हैंड ओवर हार्ट जाते जाते थोड़ी सी वीकनेस ओवरडन हो गई है ना, ऐसा लग रहा है आपको या नहीं? थोड़ा ओवरडन हो गया, बिकॉज जो वेटेज जो फंडामेंटल्स को देना है उसको उससे निकल कर जो यूएस फैक्टर कोई काफी अब तो फिर आपके हिसाब से फंडामेंटल को देखते हुए ट्रू वैल्यू क्या होगी रुपए की? देखो, ट्रू वैल्यू अभी तो कोई बता रहे थे कि ये रुपी अंडर वैल्यूड है एंड इसमें करेक्शन आना चाहिए, तो मे बी मेरे हिसाब से लग रहा है कि 88.50 के आसपास तो पहले आना चाहिए अगर बिग करेक्शन में, एंड उसके बाद अगर ये जो पॉजिटिव फैक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ गई और इंडिया चेंजिंग द एक्सपोर्ट कंट्रीज को अगर शिफ्ट करेंगे यूएस से, तो शायद इम्पैक्ट आते थे। लेकिन अब के मेरे हिसाब से लग रहा है कि रुपी थोड़ा ओवरडन है, मोर बिकॉज ऑफ वन साइडेड बाइंग विद नो करस्पॉन्डिंग इन्फ्लोस के कारण ही रुपये में वीकनेस ज्यादा है। अगर आरबीआई इंटरवेंशन एक चाबुक की तरह मार के करेंगे तो शायद ₹1 तक भी करेक्शन हो सकती है। 88.50। सुब्रमण्यम सर, आखिरी सवाल, जो मेरे साथ खड़े ना सहयोगी सुदर्शन, इनके पास घर पे $100 पड़े हैं, बुक कर लें क्या? देखिए, ये जो ग्रीड और फियर फैक्टर होता है करेंसी में, कल के हिसाब से तो आपको ₹1 बेटर मिल रहा है, तो इट्स लाइक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बुश। तो कर लो भैया, कल उठ के ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हमने तो भेजना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हर लेवल इज बेटर लेवल, और आपके जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हाई आगे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठा लो भैया। सुब्रमण्यम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थोड़ा सा ओवरडन हो गया मामला, शायद यहाँ से अब एक बैंड की बात करी सुब्रमण्यम सर ने, लेकिन रियलिस्टिक वैल्यू अगर फंडामेंटल्स को देखें तो 88.50 के आसपास बैठती है। देखते हैं, लेकिन जब करंट बहता है तो ऐसे ही होता है, रोज आए दिन गिरावट इस समय तो चल रही है। अब आइए इसका असर समझें। रुपए की कमजोरी के बीच कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स, किसके लिए फायदा, किसके लिए खराब खबर, ये समझ ली जाए। सुदर्शन, रखें अभी भी $100 की निकाल दिए?
नहीं रखे हुए हाँ, तो अगर जो मैं रुपए की बात करूं 10 साल में 30%, 5 साल में 20% और 1 साल में 5%। कमजोरी आई है। यह है गिरावट रुपए का। और लास्ट 2 दिन में आपने देखा कम से कम 2% की गिरावट आई है और आज का बेसिकली रिकॉर्ड लो जो रुपये का है वो 90.29 है। वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी लास्ट कुछ 1 मिनट में देखने को मिला है। अब भी अगर जो देखेंगे तो 90.12 से 90.110 के बीच में ये ट्रेड करते हुए दिख रही है। अब जानेंगे कि इससे कौन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट होगा और कौन कौन से सेक्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। सबसे ज़्यादा जिसको बेनिफिट होगा और वो एकमात्र सेक्टर है जो कि आज पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है वो है IT सेक्टर। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनीज हैं आपके IT सेक्टर में उनका एक्सपोजर है US यूरोप में और वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो डॉलर में जनरेट करते हैं। इसके कारण उनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी। इसका अगर जो आप लार्ज कैप की बात करें तो आपको इन्फोसिस हो गया, HCL टेक हो गया, विप्रो हो गया। अगर जो मिड कैप्स में आएंगे तो आपके कोफोर्ज हो गया, LTI माइंडट्री हो गया, एम्फेसिस हो गया। ये सारे कंपनीज को बेनिफिट करेगी। दूसरा सेक्टर आता है फार्मा। यहाँ पे लिमिटेड इंपैक्ट होगा डिस्पाइट हायर एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो हेज कर लेते हैं डॉलर एक्सपोजर और जो उनका इनपुट कॉस्ट होता है वो रेंज होता है 40 to 60% टोटल सेल्स का। इसके कारण वो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा आज भी फार्मा स्टॉक्स में इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मा स्टॉक्स ये नीचे के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं ऑटो सेक्टर में। 2 कंपनी ऐसे जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा 2 व्हीलर्स में, वो है TVS मोटर और बजाज ऑटो। TVS का ऑलमोस्ट 30% जो टोटल रेवेन्यू का है वो एक्सपोर्ट से आता है और रेवेन्यू का अगर जो बात करेंगे तो 25 to 26%, 30% वॉल्यूम का था। बजाज ऑटो का ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आता है और अगर जो ₹1 का फॉल होता है तो एनुअलाइज्ड एबिटा में ऑलमोस्ट 200 करोड़ का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अगर जो Q2 FY26 की बात करें तो उनका डॉलर रियलाइजेशन जो था 87.10। जस्ट Q3 का मैंने 2 महीने का कैलकुलेशन किया, वो रियलाइजेशन आता है 89.10। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा एनुअलाइज्ड एबिटा पे उसका रेंज होगा 350 to 400 करोड़ का। अब आते हैं ऑटो एंसिलरीज में। इससे मैंने 3 कंपनीज लिया है, समर्द्रा मदरसन, भारत फोर्ज और यूनो मिंडा। समर्द्रा मदरसन के लिए मार्जिनली पॉजिटिव होगा क्यों? उनका भी एक्सपोर्ट से 60 to 70% रेवेन्यू आता है लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस भी वहाँ पे है। उसके उनका भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो वो जनरेट करेंगे रेवेन्यू वो ऑफसेट हो जाएगा। भारत फोर्ज के लिए वो ह्यूजली पॉजिटिव होने वाला। इसका भी 60 to 65% एक्सपोर्ट से आता है और उनके 3 जो मेजर सेगमेंट्स हैं, क्लास 8 ट्रक सेल्स, PV EV कंपोनेंट्स और फोर्जिंग बिजनेस। फोर्जिंग बिजनेस जो है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। अगर जो CV साइकिल अच्छा रहेगा और अगर जो रुपए में गिरावट जो देखने को मिला उसके कारण को बहुत ही पॉजिटिवली इंपैक्ट आता है। यूनो मिंडा के लिए नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है वो डोमेस्टिक है। ऑलमोस्ट 70% जो उनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है और वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। बहुत सारे कंपोनेंट्स, आप चिप्स ले लो और दूसरे सारे कंपोनेंट वो इंपोर्ट करते हैं। उसके कारण क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगा और उनके रेवेन्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अब आते हैं तीसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। तो सबसे पहला जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी, जिसमें आते हैं आपके 2 मेजर कंपनी है, ONGC और ऑयल इंडिया। यहाँ पे अगर जो ₹1 का गिरावट होता है उसके कारण जो EPS अर्निंग्स पर शेयर का जो इंप्रूवमेंट आता है उसका रेंज है 1 to 2%। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर जो बात करें तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मिक्स्ड इंपैक्ट है। नेगेटिव क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं क्रूड, LNG और एथेन, और GRM जो होता है डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, उसके कारण से पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। आते हैं CGDs, वो नेगेटिव इंपैक्ट होगा क्योंकि वो LNG इंपोर्ट करते हैं और EPS में जो इंपैक्ट होगा वो 4 से 11% का। लास्ट में केमिकल सेक्टर, IT के जैसा इनका भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। इससे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं, SRF हो गया, PI इंडस्ट्रीज हो गया, अतुल होगा और सारे कंपनीज। सो ओवरऑल रुपए के गिरावट से पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, नेगेटिव इंपैक्ट कम है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। सुदर्शन ने बकायदा एक्सपोजर के साथ साथ सब कुछ बता दिया आपको। IT पे आता हूँ गौरांग सर आपके पास। उससे पहले एक सुदर्शन, थैंक यू सो मच, एक टीजर दे देता हूँ। पैनल ने तो हाथ उठाया नहीं, तो कैश कॉल्स लेंगे कुछ देर में। प्रकाश गाबा सर, अमित सेठ साहब आप पैनल में जुड़ते हुए, सेठ साहब आप भी रेडी रहना, और विकास सालुंखे साहब, आप लोगों से कैश कॉल्स लूंगा। IT क्योंकि अच्छा कर रहा है, तो एक जमाने में मुझे याद है इन्फी के मैनेजमेंट से जब चर्चा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सिर्फ करेंसी देखें तो अगर रुपया 1% डिप्रिशिएट होगा तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट मार्जिन पे फायदा मिलता है, पर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होता नहीं है। और 1-2 दिन से नहीं, क्वार्टर एंड रेट्स
फायदे वाले होने चाहिए, तब असली फायदा होता है। लेकिन गौरांग से फिर भी आईटी रिस्पाइट पे आप लोग का हाउस कॉल आईटी को लेकर क्या है? रुपया छोड़ दीजिए, वो तो खैर 1-2 दिन की कहानी है, पता नहीं क्वार्टर एंड तक क्या माहौल रहेगा। नहीं आशीष, देखिए इसमें एक हेज भी करते हैं। जो भी कंपनियां डॉलर की आय होती है वो करेंसी हेज भी करके चलती हैं, तो उसके पश्चात जो इम्पैक्ट आता है उसका अगर हम गणित लगाए तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन बहरहाल आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, जब नकारात्मक परिस्थिति थी तब भी आईटी में निवेश की राय थी और आज के तारीख में भी, और खास करके दूसरी तिमाही देख के नतीजे देखने के पश्चात और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के आगे रखी हैं उसको समझते हुए हमें लग रहा है कि निर्णायक तरीके से लंबी अवधि के लिए आईटी क्षेत्र में सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश अनिवार्य है। परिस्थितियां छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत नकारात्मक हो सकती है, लेकिन वो कारण नहीं होना चाहिए लंबी अवधि में परिवर्तन करने की। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा आईटी पर। हालांकि आज के सेशन में मिड कैप्स में और लार्ज कैप आईटी में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स देखें तो 0.1% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन अब बात करते हैं कैश कॉल्स की, और तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। अमित हमारे साथ अभी पैनल में जुड़े हैं, तो पहला ट्रेड उनसे ले लेते हैं। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी तरफ से पहला कॉल। जी, गुड आफ्टरनून दीपाली मैम, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी स्कॉट कुबोटा। स्कॉट कुबोटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ स्टॉक में एक पुल बैक आया था जिसने 10 डेमा पे हॉल्ट लिया, और यहीं से हम आज के सत्र में एक अपथ्रस्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो लगभग 3800 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3740 का, और टारगेट्स रहेंगे 3920 के। क्यूबोटा, ये एक पहला कैश कॉल आता हुआ सेठ साहब की तरफ से। सालुंके साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? मेरे रेडर पे मिड कैप से देवयानी इंटरनेशनल है, जहां पे ऑलरेडी हमने देखा कि एक डाउनफॉल देखने मिला था और एक ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट होते देखने मिल रहा है। 130 तक का हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि एक डाउन साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने मिलेगा। हालांकि कल और आज के सेशन में हमने नोट डाउन किया है 132 का एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 132 के स्टॉप लॉस से देवयानी इंटरनेशनल को बाय करना है। ऊपर में 148 के आसपास का पहला टारगेट यहाँ पे मुझे आते हुए देखने मिल रहा है। 136 के आसपास अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, तो 132 के स्टॉप लॉस से इससे बाय कीजिए 148 के टारगेट के लिए। ओके, तो देवयानी इंटरनेशनल 136 पर ट्रेड करते हुए यहाँ पर एक ट्रेड लेने की सलाह है विकास आलोके की तरफ से। गाबा साहब, आपने कौन सा स्टॉक निकाला है? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। स्टॉक का नाम है जेके टायर। जेके टायर ने बेस तो बढ़िया बनाया करीब 3 हफ्ते से, और लगता है यहाँ से कप मिलना चाहिए। ट्रेड करे 462, स्टॉक थोड़ा डीप है, 455, करीब 12 रुपए का, 7 रुपए का। पॉसिबिलिटी 480 कल तक एक पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाने की, तो ध्यान देना चाहिए जेके टायर। जेके टायर खरीदारी करने के मौके। खैर ठीक है, अमित जी कह रहे हैं स्कॉट्स कुबोटा, सालुंके साहब ने देवयानी इंटरनेशनल और गाबा सर ने जेके टायर दिया। ये आज के इस समय के बढ़िया से कैश कॉल्स। एक जेएसडब्ल्यू स्टील लेकर आइएगा। वो टिकर टीम ने खबर अपडेट करी थी नीचे स्क्रीन्स पे, और उसके बाद वो स्टॉक का दबाव गहराता हुआ आपको नजर आएगा। आज जेएसडब्ल्यू स्टील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 4 बजे। अपडेट ये थे कि ये अपना जेएफई के साथ जापान की एक जॉइंट वेंचर करेंगे, जिसमें जेएफई शायद 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्फ्यूज करने की तैयारी कर रहा है, और जेएसडब्ल्यू स्टील अपना भूषण का बिजनेस उस जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर रहा होगा। पेन तो तगड़ा आ गया एकदम से। चंदन, जेएसडब्ल्यू स्टील प्लीज देखिएगा चार्ट्स पे। बिल्कुल, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील संभल नहीं पा रहा था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, बट 2 महीने में करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट में थोड़े से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि बाकी कुछ मेटल काउंटर होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब कहीं ना कहीं एक सरेंडर मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 डेमा संभाल नहीं पा रहा है। तो 1150 इमीडिएट हर्डल का काम करेगा ऐसा लग रहा है। नीचे में 1080 तक के डाउन साइड यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए, यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन, ये सुनने में तो ठीक लग रहा है यार कि सरदर्द वाला बिजनेस कंसर्न्स थे, उधर जा रहा है बिजनेस, उधर जापानीज वाले पैसा डालेंगे, मिलके काम चलाएंगे, तो फिर ये पेन क्यों आने लगा? देखिए, मेरे हिसाब से आशीष, पहले जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी और जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि ये स्टेक सेल जो है वो जेएसडब्ल्यू करेगा जेएफई को, और जो पैसा आएगा वो शायद जेएसडब्ल्यू स्टील अपना लेवरेज कम करने के लिए यूज़ करेगा, एक बात। और दूसरा ये था कि भाई जो वैल्यूएशन था वो 50-60 हज़ार करोड़ रुपए तक का
हो सकता है। ऑब्वियसली अगर हम इसको 50-50 जेवी की तरह देखें तो वैल्यूएशन एक तो लगभग 31,500 करोड़ रुपए के आसपास है, तो शायद मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो। दूसरा कि ये 50-50 जॉइंट वेंचर डील है जहां जेवी के अंदर जेएफई स्टील पैसा डालेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि शायद ये जेवी फॉर्म में ना होता, ये शायद एक ट्रांसफर होता जेएसडब्ल्यू स्टील की वजह से, जहाँ उनको पैसा मिलता, उनकी बैलेंस शीट पर पैसा आता। तो इस तरीके का जो न्यूज़ रिपोर्टिंग था बाजार में और स्टॉक भी जो है प्री पोजिशन था इस न्यूज़ के लिए, तो शायद ये सेल ऑन न्यूज़ प्रॉफिट टेकिंग वगैरह आई है बाजार में। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ डील का स्ट्रक्चर, ग्रोथ प्लान्स, किस तरीके से ये स्टेक सेल होगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो एक तो सीधे पैसा आने की जगह जेवी में पैसा आ रहा होगा और शायद उसके वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स। ठीक बात, इसीलिए जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक इस समय दबाव में आता हुआ। आज 4 बजे वो डील के पूरे कॉन्टोर सामने आ रहे होंगे, तो कल सुबह सीएनबीसी आवाज पे बाजार खुलने से पहले डिटेल में चर्चा हो जाएगी। यतिन से पूछ लिया क्योंकि दिख रहे थे, अदरवाइज इन्वाइट तो इसलिए करा था स्टूडियो में इनको क्योंकि सरकारी बैंक आज अच्छा खासा दबाव दिखा रहे हैं। क्यों इस तरह का प्रेशर माउंट हो रहा है, क्या चल रहा है, यतिन से जान लेते हैं क्या चल रही है। दीपाली जी नहीं है क्या स्टूडियो में? दिल्ली में है ना? दीपाली जी? हाँ, दीपाली जी भी है, उनका स्वागत आपने नहीं किया। सॉरी दीपाली जी, आप पूछिए यतिन जी से सवाल। एक्चुअली आशीष मुझे मौका ही नहीं दे रहे पूछने का, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि कब आशीष चुप हो और मैं पूछना शुरू करूँ यतिन। बट थैंक यू यतिन, तुम्हारी वजह से मुझे मौका मिला बात करने का। यही सेम चीज जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ हुई है। जेवी में जो है पार्टनर ने फायदा ले लिया, दूसरा पार्टनर जेएफई ये शायद दिल्ली स्टूडियो से बैठकर शो करने का ड्रॉबैक है कि प्रिविलेज आशीष को ज्यादा मिल रही है। अब दीपाली से कैमरा हटेगा नहीं अगले आधा घंटा। हाँ। तो बट एनीवेज बताइए यतिन जी। तो देखिए, पीएसयू बैंक की कहानी, ईयर टू डेट सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला सेक्टर आज सेल कर रहा है। ईयर टू डेट पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में 26% के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट टेकिंग काफी एग्रेसिवली आपको देखने को मिल रही है पीएसयू बैंक्स में। इसके कई सारे कारण हैं, एक बार एक आपको दिखाता हूं कि बाजार क्या इसका मेकआउट कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ब्रोकरेजेस है इनका फोकस अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जाता हुआ नजर पड़ रहा है, जहां वैल्यूएशंस रिलेटिवली अब बेटर होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक्स जो हैं अभी भी ब्रोकरेजेस के रेडार पे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली बात करें आरबीआई रेट कट की एक्सपेक्टेशन का, तो क्या आरबीआई का रेट कट होगा? अगर होगा तो शायद जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं ये प्रेशर में आगे जाके रह सकते हैं, क्योंकि जब भी रेट कट होता है तो तभी आपने देखा है कि जो पास ऑन करने की कैपेसिटी है पीएसयू बैंक की बहुत लिमिटेड होती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म फ्रेम में आपको दिखेगा कि जो इंटरेस्ट रेट कट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर आता है इनके पूरे के पूरे लेंडिंग प्रोग्राम पे और एनआईएम्स पे पर्टिकुलरली आपको प्रेशर देखने को मिलता है। तो अगर रेट कट हुआ तो शायद पीएसयू बैंक को इतना फायदा ना हो जैसे पहले हो रहा था। दूसरी बात कि 26% का रिटर्न दे दिया है और कॉर्पोरेट ग्रोथ अभी भी जो है लैगिंग है पीएसयू बैंक में। तो पीएसयू बैंक की जो ग्रोथ हो रही है ब्रॉडली कंज्यूमर लोन्स पे हो रही है, रिटेल लोन्स पे हो रही है, एसएमई लोन्स पे हो रही है और जो बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट्स हैं अभी भी जो है उनकी लोन ग्रोथ काफ़ी स्लो है। एसबीआई ने कहा भी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत पिकअप होगा आगे जाके। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी भी मिसिंग है, तो उसका शायद फायदा नहीं मिल रहा है पीएसयू बैंक्स को। और अगर हम इंडियन बैंक की पर्टिकुलरली बात करें, आज का एफएनओ का टॉप लूजर लगभग काउंटर 6% नीचे, येस्टरडे भी 2% नीचे था, क्योंकि बाजार में एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो निफ्टी बैंक है इसके अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे और उसमें से एक नया एडिशन इंडियन बैंक होगा। उसकी बदले येस बैंक और यूनियन बैंक की एंट्री हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन बैंक में आपको वायदे मार्केट में थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर दिखा, नंबर 1। नंबर 2, ईयर टू डेट ये बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयू स्टॉक है, लगभग 52% का रिटर्न इंडियन बैंक ने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट टेकिंग इंडियन बैंक के शेयर पे हावी है। कल 2% फॉल के बाद आज भी लगभग 2% नीचे है ये पर्टिकुलर काउंटर। और महाराष्ट्र बैंक की बात करें तो कल सरकार ने ओएफएस किया 6% का, 5% का बेस साइज था, 1% उसमें जो ग्रीन शू था वो भी सरकार ने एक्सरसाइज कर लिया। आज रिटेल के लिए खुला ओएफएस। तो कहीं ना कहीं ओएफएस की वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी प्रेशर है। और अगर हम बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ 25 से 35% जितने रिटर्न्स आपको देखने को मिले, तो यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत लाजमी आपको आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ओके, तो ये तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स बताए अभी यतिन ने कि क्यों गिरावट पूरी ही बास्केट में देखने को मिल रही है। स्पेसिफिक स्टॉक्स का जिक्र भी किया। क्विकली 2 स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। इनफैक्ट इंडियन बैंक का भी यतिन ने जिक्र किया। इंडियन बैंक पर गौरांग जी ने खरीदारी की सलाह भी दी है फंडामेंटल राय के तौर पर। लेकिन राजेश सातपुते, 2 स्टॉक्स प्लीज देखिए। एक तो कैनरा बैंक पीएसयू बास्केट में ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, डेज लो पर है,
डिप पर खरीदारी का मौका है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर इस समय ट्रेड कर रहा है, 1% के आसपास के गेंस हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? एक तरफ एचडीएफसी बैंक, दूसरी तरफ कैनरा बैंक, एक डे हाई पर, एक डे लो पर। देखिए दीपाली जी, अगर आप पीएसयू बैंकिंग देखें तो मुझे लगता है वहां पे एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का सिनारियो है। तो प्रोबेबली कैनरा बैंक जो अभी 145 146 पे है, दैट इज इट्स 20 डीए में। तो अगर ये 20 डीए में टूटता है तो 135 तक का करेक्शन यहाँ पे अनफोल्ड होगा, तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी रैली हुई है, हमने बॉटम पकड़ा था, तो इस लेवल पे तो थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। लेकिन अगर बैंकिंग में काम करना है, देन मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग गुड, एक्सिस इज लुकिंग गुड, इवन एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड। एज अ ट्रेडर आपको लेना है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1390 के ऊपर यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ है, 1380 का स्टॉप लॉस होगा। सामने इसका जो टारगेट होगा वो 1405 से लेकर 1420 का होगा। सो अगर स्विंग लेना है, बाय लेना है, तो आईसीआईसीआई बैंक लीजिए भैया। ये हैं प्रिफर्ड पिक्स इस समय बैंकिंग स्पेस से। तमाम फैक्टर्स जतिन ने हाईलाइट करे। एक चीज, कल जब तेजी आ रही थी तो पता नहीं क्यों अटकलें चली थी कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने की तैयारी। फाइनली सरकार का कंफर्मेशन आ गया कि अभी इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है। पीएसयूज में एफडीआई लिमिट करंट 20% से पीएसबीज में 49% का वो खबर खा कल, इसीलिए आउट परफॉर्मेंस था उस पॉकेट में। आज इसीलिए दबाव भी है, वो रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं। कल के अच्छे मूव्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। खैर, एक सरप्राइज टेस्ट की बारी है, बिना टीजर के धमाकेदार ऑप्शंस। दीपाली, आप लेना चाहेंगी? नहीं आशीष, आप कीजिए कंटिन्यू। चंदन, इस समय का धमाकेदार ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल, देखिए धमाकेदार ऑप्शंस की बात करें तो मैं सीधा फोकस करूंगा एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि 4 दिन के करेक्शन के बाद एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जहां पहले रेजिस्टेंस होता है। आई थिंक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग हुई तो यहाँ पे मोमेंटम बिल्ट हो जाएगा और डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन भी देखने को मिलेगा। तो एक्सिस बैंक पे 1280 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 19-20 रुपए के बीच में इसको लें। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 14 रुपए का, ऊपर में 30 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक का 1280 का कॉल छू सकता है। तो 1280 का कॉल खरीदने की सलाह है एक्सिस बैंक, जो कि 20 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आशीष, आप बताएं आपकी तरफ से धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, मेरे यहाँ पर जो ऑप्शन कॉल यहाँ पर निकल कर आ रही है वो एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक, जैसे कि अभी बैंकिंग की बात भी हो रही थी और हम देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है, लेकिन पीएसयू में सेलेंगे और प्राइवेट में बाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो रुझान है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक पे 1000 रुपीज की जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदी जा सकती है। करीबन 18.20 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इसके अंदर वो करीबन आएगा 14 रुपए का और टारगेट 28 रुपए के देखे जा सकते हैं। भाई साहब, बैंक्स और आईटी के ही जलवे चल रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है। और ये देखिए, बैंक्स पिछले कुछ मिनट में एचडीएफसी बैंक शो शुरू हुआ था 2 बजे और एचडीएफसी बैंक किस तरह के मूव्स डिलीवर करता हुआ इस समय। सेठ साहब, रडार पे आपके कौन सा धमाकेदार ऑप्शन? जी आशीष जी, मेरे रडार पे विप्रो है। विप्रो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ये 200 EMA रेजिस्टेंस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों का प्राइस एक्शन देखे तो काफी टाइट साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसका भी ब्रेकआउट है। 255 रुपीज का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, लगभग 5 रुपीज 64 पैसे पे। इसे बाय करें 255 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 11 रुपए के। 255 का कॉल विप्रो का ले लीजिए भाई। आईटी में प्रिफर्ड आइडिया। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की शो शुरू होने से चर्चा हो रही है। 2 बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शंस वहां के हैं। चंदन कह रहे हैं एक्सिस बैंक 1280 का कॉल ले लीजिए और कयाल साहब कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक 1000 का कॉल यहां पे खरीदा जा सकता है। ये हो गया इस समय के बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शंस। रुपया लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ, रुपए की रिकवरी के साथ कह लीजिए निफ्टी भी लो से रिकवरी की कोशिश करता हुआ 90.1 पे आगे। रुपया रखाइएगा 90.3 पकड़ लीजिए, 90.2 समथिंग था। 90.1 21 पैसे की मजबूती अब आई है रुपए में लोअर लेवल से। और ऐसे ही निफ्टी भी अब 65 अंकों के दबाव 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो 890 वाला 70 पे 80 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में रिकवरी। दीपाली,
तो थोड़ा यहाँ पर रुपया संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, 90.10 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और ट्रेड्स पर बातचीत करते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर खबरें भी इनफैक्ट लेकर आएंगे जिन पर एनालिसिस करेंगे किस तरीके की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं और इनफैक्ट अमित, बायोकॉन पर एक आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि जैसे सुदर्शन भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, फार्मा में सिलेक्टिव कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। बायोकॉन ऑफ लेट फोकस में रहा भी है, अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश करते हुए 0.3% ऊपर है। क्या व्यू है इन स्तरों से, कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए, क्या राय? जी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है दीपाली मैम। इनफैक्ट मैंने इसको नैरो डाउन किया था BTST के लिए। अगर हम देखें तो स्टॉक में पुल बैक आया और पिछले 7-8 दिनों से काफी एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन हुआ, 10 और 20 डेमा का एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन था और आज हम उसका एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं और ये रेंज ब्रेकआउट जो है वो वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी बैक हो रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 404 का, इनिशियल टारगेट्स हमारे 420 एंड 425 तक के रहेंगे बायोकॉन में। ओके, तो 409 410 के आसपास बायोकॉन ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए अब समय हो गया है 4 के चौके का और बताते हैं आपको किस तरीके से ट्रेड लेंगे आगे। 4 से चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे हम चंदन तापड़िया से, राजेश सातपुते आज देंगे हमें FNO का सुपरस्टार, प्रकाश काबा देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे गौरांग शाह। तो शुरुआत कर लेते हैं चंदन तापड़िया से सस्ते ऑप्शन के साथ। तो बताइए चंदन, कौन सा ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है सस्ते ऑप्शन के तौर पर? बिल्कुल, देखिए अभी हमने सिलेक्टिव IT काउंटर और बैंकिंग काउंटर की बात की। अब मेरा फोकस है एक ऑटो काउंटर पे और ऑटो में मेरा कंटिन्यूस पिछले काफी दिनों से प्रिफर्ड पिक रहा है एक्सिस बैंक, अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड में यहाँ पे देखिए हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस लगातार 6 दिनों से बने हैं और आज के दिन भी जब पूरा बाजार थोड़ी सी वीकनेस है, ये काउंटर अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे लगातार बढ़त बनी हुई है और वैसे भी देखें तो इस साल लगभग 45% तक की जानदार बढ़त इस काउंटर में देखने को मिली और शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी यहाँ पे बनने चाहिए। तो अशोक लीलैंड का मैं 160 का कॉल एट द मनी के आसपास का है, वो खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 470 480 के आसपास ये चल रहा है, खरीदे। ₹3.20 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग ₹7.50 के टारगेट अशोक लीलैंड के 160 की कॉल में बनने चाहिए। 160 बिल्कुल, बहुत सॉलिड आउट परफॉर्मर अशोक लीलैंड। 160 की कॉल खरीदने का मन, ये हो गया समय का सस्ता ऑप्शन आइडिया चंदन की तरफ से। FNO सुपरस्टार पुणे चले सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, क्या रडार पे आया भाई साहब? जी आशीष जी, बहुत लिमिटेड है क्योंकि जैसे आपने कहा प्राइवेट बैंकिंग और IT ये रडार पे है। मैं थोड़ा देख रहा था कुछ नया मिले, उसमें एक मिल रहा है वो है APL अपोलो ट्यूब्स। आप इसका चार्ट देखिए, डेली चार्ट, आर्ली चार्ट, 15 मिनट, 1750 का सपोर्ट है। तो 1755 चल रहा है, तो 1750 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है पिछले एक आध घंटे से, 2 घंटे से रादर। तो इट्स बाय अबव 1715 अपोलो, APL अपोलो। स्टॉप लॉस होगा 1740 का। इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 1780 से लेके 1800। तो APL अपोलो ट्यूब्स इज अ बाय। तो APL अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी की सलाह 1745 पर ट्रेड करते हुए फ्यूचर्स में 1747 पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब पूछ लेते हैं प्रकाश गाबा से चार्ट का चमत्कार। गाबा साहब बताइए। सुबह मैंने कॉल दिया था शॉर्ट साइड, वो है चोला फाइनेंस। उस समय टारगेट दिया था 1680 का, वो अचीव हो गया। अब ट्रेड करा 1665 पर और ज्यादा गिरा, लेकिन अब तो कंफर्मेशन मिला है। सुबह तो थोड़ा एक एग्रेसिव कॉल था, अब ट्रेड करा है 1665 पर, तो 1670 का स्टॉप लगाएंगे, करीब ₹10 का। डाउनसाइड पॉसिबल है, लो लेवल वो हो सकते हैं करीब 1650 के। तो यस, चोला फाइनेंस वंस अगेन अ शॉर्ट विद अ न्यू टारगेट। बिल्कुल ठीक, रिन्यूड नया टारगेट, चोला फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल और अब 1650 की हो सकता है ये स्टॉक कर रहा है तैयारी। गाबा सर, कल आपका मॉर्निंग कॉल का शेड्यूल तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं, कल फ्राइडे है यार। कल फ्राइडे नहीं, कल थर्सडे है। फ्राइडे मानस नहीं है, तो मैं फ्राइडे को मेरा है 7 o'clock। ओके, तब तक तो ठीक हो जाएंगे गाबा सर। नहीं हो नहीं होंगे, नहीं, हालत बहुत खराब है, वाकई में बहुत खराब है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे पता है। तो ब्रेक क्यों नहीं ले लिया आपने? ये गैस कोऑर्डिनेशन टीम ने फोर्स किया क्या आपको? नहीं, वो कभी बहुत ही अच्छे गैस कोऑर्डिनेटर इज द बेस्ट टीम, आई एम टेलिंग यू, बेस्ट टीम। मैं एक बार बोल दूं तो मान लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समथिंग लाइक कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक बीच में आवाज एकदम से गायब हो गई। खैर, इंटरेस्टिंग होगा। मिड कैप फंडा गाबा सर थोड़ी देर बाद गाना खा के सुनाएंगे आप लोग को। मिड कैप फंडा गौरांग सर कौन सा होगा?
हाँ गावा साहब से आप गाना गवा रहे हो मेरे भाई, पता नहीं चलेगा कि तसला क्या था और मसला क्या था। गावा साहब को थोड़ा आप आराम करने दीजिए, मेरी नम्र विनंती है। और गावा साहब की आवाज सुन के मेरा गला आप जवाब दे रहा है। मैं 2 दिन पानी पी चुका हूँ। चलिए मैं आपको निवेश लायक एक बुनियादी तर्क के आधार पर अब कार्यक्रम की शुरुआत ही डॉलर रुपया से हो रही थी, तो भाई आईटी तो देगा थोड़ा बहुत योगदान, लेकिन फार्मा में भी मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए। और ये मैं सिर्फ रुपए डॉलर के लिए नहीं बात कर रहा आशीष भाई, ये बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। ऑरबिंदो फार्मा एक मझौली कंपनी फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई, और हमें तो लग रहा है कि शायद फार्मा क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र होगा जो नतीजों के आधार पर बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगा। तो लंबी अवधि के लिए राय है, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक, 4 का चौका में चंदन ने सस्ता ऑप्शन चुना, अशोक लेलैंड 160 का कॉल। सतपुते साहब ने एफएनओ सुपरस्टार में एपीएल अपोलो ट्यूब्स में खरीदारी करने का कॉल दिया है। चार्ट का चमत्कार में गाबा सर कह रहे हैं चोला फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल, 1650 तक गिरने की गुंजाइश यहां पे नजर आती है। और मिड कैप फंडा में गौरांग सर को पसंद आ रहा है और बिंदु फार्मा। अच्छा, इस बीच एक बार मारुति का स्टॉक दिखाइएगा, 1% दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। कैसी लगी दीपाली को ई विटारा? इस पे ब्रेक के उस पार दीपाली से चर्चा करेंगे। राइट साहब, फुटेजेस हो ई विटारा के तो प्लीज खींच के रखिएगा। और साथ में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी साहब भी जुड़ेंगे, उनसे जरा। नवीन सर आए, गुड आफ्टरनून। बस ब्रेक के उस पार आपसे आ रहा हूं, बातचीत करेंगे मार्केट्स पे। बैंक निफ्टी फ्लैट अब इस समय इन ग्रीन टिक्स आपको नजर आएंगे। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अच्छा कर रहे थे, लोअर लेवल से मार्केट्स का जनरली मूड थोड़ा सा सुधरा है। ये सिर्फ लार्ज कैप्स, ये देखिए निफ्टी बैंक इन ग्रीन अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी पैनल ने तमाम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक पे पिक्स भी दे दी है हमको, तो हम इस तेजी को बढ़िया राइड कर रहे हैं इनके साथ। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस का तस है। मैंने 2:5 के डिक्लाइंस के फेवर की बात करी थी, अभी भी ऐसा कुछ ब्रॉडर मार्केट का टिल्ट नहीं है, सिर्फ लार्ज कैप्स में रिकवरी का ट्रेड है। पेन ब्रॉडर मार्केट्स में जस का तस बना हुआ है। नवीन सर से समझें मूड है कैसा। नवीन सर, सबसे पहले तो रुपया, आई एम श्योर जब आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन में रुपए की चर्चा हो रही होगी, हो क्या रहा है, कोई मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा, रुपया कुछ और तो नहीं प्राइसिंग कर रहा जो इक्विटी शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हो आप उनको सर? जहाँ तक रुपये का सवाल है, प्राइमरली तो जो रुपये में जो दबाव है वो काफी हद तक एफआईएसएल की वजह से है, और दूसरा ऑफ कोर्स जो चैलेंज है वो ऑब्वियसली इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक रुपये में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। हालांकि रुपये में जब दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रुपये का डिप्रिशिएट होना बहुत ज्यादा सीरियस नेगेटिव कंसर्न इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है नहीं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफी ये हो जाते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए अट्रैक्टिव हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो क्रूड है। क्रूड में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई अपवर्ड प्रेशर नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से अगर रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सीरियस नेगेटिव अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन रुपये अगर कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट करेगा तो चैलेंजेस आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोर और लेस रुपये ये लेवल्स पे सेटल हो जाना चाहिए। ओके अच्छा नवीन जी, इक्विटी मार्केट्स में जो गिरावट आज हम देख रहे हैं उसमें रुपए की वीकनेस का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? प्लस अगर हम इंडेक्स लेवल्स को देखें तो इतनी ज्यादा चिंता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हावी जो हो रही है उससे थोड़ा डर भी लग रहा है। अभी डरने की जरूरत है थोड़ा, या क्या व्यू है ओवरऑल मार्केट्स पर अभी? जहाँ तक मार्केट में क्लियरली डर तो है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आप अगर मार्केट का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो नैरो मार्केट में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है, जबकि ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ही लो लेवल पे है। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि रोज जो 2 से 3% का काफी सारे स्मॉल कैप्स में गिरावट दिखाई देता है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो बहुत ही लो होता है उसमें।
तो उस हिसाब से देखें तो जब लो वॉल्यूम्स पे जब स्मॉल कैप्स गिरते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस है, क्योंकि अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर वहां पे बेचने जाएगा तो गिरावट और तेजी से बढ़ेगी। तो उस हिसाब से मार्केट में डर काफी बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और हालांकि जो ऑटो के नंबर्स आए वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्वार्टरली अर्निंग्स आए थे, क्वार्टर टू के अर्निंग्स आए थे, वो भी क्लियर कट साइंस दे रहे हैं कि बॉटम आउट हो चुके हैं, एंड उल्टा वहां पे थोड़े से अपग्रेड्स भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो सेकंड हाफ है उसका आउटलुक काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट में जो पैनिक बोल सकते हैं या जो डर है, ये मुझे लगता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा। और मेरा ये व्यू है कि जनरली दिसंबर ब्रॉडर मार्केट के लिए अच्छा होता है, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर का मार्केट अच्छा होगा, एंड बहुत लाइकली है कि एक सांता क्लॉज रैली भी आ सकती है। अच्छा नवीन सर, आपने सही कहा, रुपया अर्थव्यवस्था के लिए इतना बुरा नहीं है, ज़्यादा निगेटिव नहीं है, पर वो निगेटिव उनके लिए जो पैसा लाते थे वैसे ही नहीं ला रहे थे। डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स एफआईज की और ख़राब होते चले जाएंगे डिटोरिएटिंग रुपए के हालात से। तो अगर उम्मीद लगा के बैठे थे हम लोग कि आज नहीं तो कल आएंगे, वो तो और दूर जा रहे हैं। वो अब ये इक्वेशन तो और डिटोरिएट हो रही है उनके लिए भारत की। क्लियरली तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो चैलेंजेस है वो कैपिटल मार्केट की तरफ से ही है, और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स जो है वो काफी वीक हो गए, उसके वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लो नहीं आ रहा है। और अब एक और चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे कि जो फॉरेन इन्फ्लोज भी आते हैं वो मोर देन 50% पैसिव इन्फ्लो होते हैं, राइट, जो इमर्जिंग मार्केट्स, ईटीएफ्स और इसके थ्रू इन्फ्लो आते हैं, वो काफी मोमेंटम ड्रिवन है। तो उस हिसाब से मार्केट में चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन इसके अलावा ये भी होगा कि एक टाइम आएगा, एक मौका आएगा जब फॉरेन एक्टिविटी कम हो जाएगी थोड़ी सी, एंड उस टाइम पे डोमेस्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और उस हिसाब से मार्केट में जो है मुझे लग रहा है कि कोई महीना आएगा जब मतलब 4 से 5% या 6% की रैली आ जाएगी। तो उस हिसाब से ये जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स का जो चैलेंज है ये काफी हद तक नेगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इफ फॉरेन इन्फ्लोस आएंगे तो रुपी स्टेबल भी हो जाएगा, एंड वहां से मुझे लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। नवीन जी, अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हालांकि डिसीजन से ज्यादा कमेंट्री क्या रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और डोमेस्टिक और जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन करंट सिचुएशन सिनेरियो में क्या एंटिसिपेट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का हिसाब है, मुझे तो लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट का तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, एंड मोर और लेस मुझे लग रहा है कि अगर रुपी थोड़ा सा स्टेबल हो तो एक 6 महीने में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि आज के डेट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ही कम है, इन्फ्लेशन के प्रेशर्स तो है नहीं। तो उस हिसाब से रेट कट तो बनता है, लेकिन करेंसी का ही एक मेजर एस्पेक्ट है जिसको मद्देनजर रखते हुए शायद उतना रेट कट ना हो, लेकिन एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट मुझे लग रहा है कि बहुत ही लाइकली है। वैसे सबको लार्जली लग रहा था एक दरों में कटौती दिसंबर को आएगी, और जीडीपी के आंकड़े जब आए इतने स्ट्रांग आ गए, अनएक्सपेक्टेडली इतने स्ट्रांग, सबको सरप्राइज करा। उसके बाद से इक्वेशन डावाडोल हो गई है, और बाजार भी नर्वसनेस है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अभी कुछ ही देर पहले आवास की एमपीसी भी बैठी थी, 3 जाने माने इकोनॉमिस्ट थे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, वो प्लेट्स हैं क्या हमारे पास? पहला काम का सवाल एक ये था कि इस बार परसों जब एमपीसी का आउटकम आएगा तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्याज दरों में कटौती होगी? डिवाइडेड ओपिनियन यहाँ पे भी है, 2 कह रहे थे हाँ, 1 ने कहा नहीं। तो फिर बट ऑब्वियस अगला सवाल था, जिन्होंने हाँ कहा है आएगी तो कितनी आएगी? तो 25 बेसिस पॉइंट्स अगर आनी है तो 25 बेसिस पॉइंट्स की कट होगी। और तीसरा सबके जहन में सवाल होगा, और ये होना भी चाहिए, कि इस रेट साइकिल का ये लास्ट कट है क्या? टर्मिनल पे पहुंच गए हम लोग क्या? मदन फडणवीस साहब कह रहे हैं ये तो पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो इस बार पॉलिसी में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, स्टेटस को ही मान के चल रहे हैं। माधवी कह रही है हाँ, अब इसके बाद दरों में कटौती नहीं होगी। जयेश मेहता साहब से जब मैंने पूछा आप अभी भी हाँ क्यों कह रहे हो, तो बोल रहे मैं एक रूम खोलना चाहता हूं, क्योंकि एशिया में शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और रिड्यूस हो रहे हैं आगे चलते हुए, तो शायद एक गुंजाइश बन सकती है अगले साल की शुरुआत में। तो एमपीसी काफ़ी डिवाइडेड है, और वाकई बिलीव यू मी, जब आरबीआई के वो सब मेंबर्स बैठे होंगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हर तरफ से डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत
इंटरेस्टिंग होने वाली है इस बार की एमपीसी का आउटकम क्या आएगा। जयेश सर, चलिए सॉरी जयेश सर तो पैनल में थे। नवीन सर, ये सारे कंसर्न, सारे सरदर्द को देखते हुए कौन से सेक्टर्स, कौन सी अगर आप कंपनीज जो आपको लगता है ये सब विथस्टैंड कर सकेंगी, जहां पे आपका भरोसा बढ़ रहा है, आप लोग एक्सिस सिक्योरिटीज में नया पैसा कहां चैनलाइज कर रहे हो? जहाँ तक अगर आप सेक्टर्स का देखेंगे तो मार्केट में ऑब्वियसली फोकस ग्रोथ पे है। जहाँ जहाँ पे ग्रोथ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि पैसा वहां पे रिटर्न्स आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के 3 सेक्टर पे फोकस है। एक तो बीएफएसआई ऑब्वियसली अच्छा कर ही रहा है, वहां पे काफी ज्यादा चॉइसेस है। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट रैंक ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पे भी रिटर्न्स की संभावना ठीक-ठाक है। जैसे कि एचडीएफसी जैसा बैंक है, वहाँ पे भी 15% का रिटर्न बनने की संभावना दिख रही है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। इसके अलावा जो मिड प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़्यादातर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन आ रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इन जनरल मार्केट में क्रेडिट साइकिल खेलने का या क्रेडिट साइकिल में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से बीएफएसआई सेक्टर में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मुझे लग रहा है कि वो एक सेक्टर है जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो रूम रेंटल्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं नवंबर महीने में, दिसंबर महीना भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये क्वार्टर के नतीजे शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अच्छे आ सकते हैं। तो वो एक सेक्टर रहेगा। ट्रैवल टूरिज्म वो भी मुझे लग रहा है पिकअप कर रहा है। इसके अलावा पावर सेक्टर जो है वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ सकता है। तो ये 3-4 सेक्टर तो है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियर कट विजिबिलिटी है, बोथ अर्निंग्स एज वेल एज वैल्यूएशन कंफर्ट एंड तीसरी चीज अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट की विजिबिलिटी। तो उस हिसाब से ये तीनों सेक्टर में मुझे लग रहा है कि निवेश करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में 15 से 20% के बीच में रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। तुम्हारा वेट कर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच जरा सा निफ्टी रखिए 140.890 वाला निफ्टी अब किस तरह की रिकवरी प्ले आउट होती हुई आपकी स्क्रीन पर है। 140 पॉइंट नीचे वाला अब 40 पॉइंट दबाव में, और कहां से मोमेंटम आ रहा है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों के इंट्राडे चार्ट रखिएगा। देखिए किस तरह के मूव बैंक्स और फाइनेंशियल्स इस समय बनाते हुए नजर आएंगे। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स लेकर आइएगा। बैंक पे तो क्या है, सरकारी बैंक का दबाव है, फाइनेंशियल्स निकल पड़े। ये देखिए क्या मूव्स बन रहे हैं। खैर दिवाली ई विटारा कैसी लगी? आशीष, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो लुक वाइज तो मुझे कोई खास नहीं लगी ई विटारा। हाँ, कंपनी ने काफी मेहनत की है, फीचर्स डालने की काफी कोशिश की है। वो लॉन्च से पहले, मतलब ये समझिए कि पिछले 1 साल से मारुति अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर यूफोरिया बना रही है। पहले भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस कर दी, उसके बाद अगस्त में एक्सपोर्ट शुरू कर दिए। कल हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि फाइनली प्राइसेस रिवील होंगे, ऑफिशियल लॉन्च होगा, लेकिन कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। चार्जिंग नेटवर्क क्या लेकर आ रही है, कंज्यूमर्स को क्या दे रही है, उस पर फोकस किया। अब लॉन्च न्यू ईयर्स पर कंपनी करेगी, तो कोशिश कर रही है यूफोरिया बनाने की। अब देखना होगा कितना सक्सेसफुल होगी। काफी लेट एंट्रेंट है, लुक वाइज कुछ खास नहीं, हाँ बट फीचर्स करें, रेंज देखें, वो डिसेंट है गाड़ी में। तो फिर ये गाड़ी की इमेज लॉन्च नहीं हुआ, मतलब प्राइसिंग अनवेल नहीं करी, गाड़ी दिखाई इन लोगों ने, गाड़ी भी नहीं दिखाई। नहीं, गाड़ी तो ऑलरेडी पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली कंपनी दिखा रही है, और एक्सपो में ऑलरेडी दिखा चुकी थी, कल भी गाड़ी दिखाई। आप एक्सटीरियर इंटीरियर सब इस गाड़ी के देख सकते थे, बट डिटेल्स रिवील ये नहीं की है कि एग्जैक्ट ऑल व्हील ड्राइव में आएगी, फ्रंट व्हील ड्राइव में आएगी, बैटरी पैक दोनों आ रहे हैं या पहले एक आएगा, प्राइसिंग क्या रहेगी, वेरिएंट्स कितने रहेंगे, सारी डिटेल्स सब लॉन्च पर आएंगे, और वो शायद जनवरी में हो रहा हो। एग्जैक्टली। हालांकि ऑफिशियल मीडिया ड्राइव्स अगले हफ्ते से शुरू हो रही हैं, तो हम गाड़ी चला सकेंगे अगले हफ्ते, बट ये तमाम डिटेल्स के लिए अभी और 15 दिन वेट करना होगा। शायद अगले 10 दिनों में बुकिंग्स भी कंपनी इसकी ओपन कर दे, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां कर रही है, प्रिपेयर्डनेस दिखा रही है अपनी ईवी लाने से पहले कि हम कितने तैयार हैं। और इनफैक्ट 13 कंपनियों के साथ ही उन्होंने टाई अप भी किया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ही लगाएंगे 2030 तक, ऐसा कहा है कंपनी ने। यानी अगर मारुति की गाड़ी लेकर आप निकलोगे तो हर 5-10 किलोमीटर में एक चार्जर आपको मिलेगा, ये कंपनी दावा कर रही है। कितने फंक्शनल होंगे ये चार्जर उस टाइम, वो देखना होगा, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स तो अभी भी हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी को लेकर इशू है आशीष। बट हाँ, गाड़ी
देखने में ठीक ठीक है, अंदर फीचर्स काफी डाले हैं कंपनी ने। सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेंशन करना चाहिए। 7 एयरबैग्स दे रही है कंपनी, इनफैक्ट पहली गाड़ी है, पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें आपको 7 एयरबैग्स मिल रहे हैं। हर 3-5 किलोमीटर में एक चार्जिंग, तो आपके माहिम के इस कोने में भी होगा, माहिम के उस कोने में भी होगा। और इसकी जो आप रेंज, लेंगे? हाँ, इसकी जो रेंज है ना 550 किलोमीटर बता रही थी दीपाली। मैं इनका रील बहुत, इनको फॉलो बहुत करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। तो ये साउथ दिल्ली, हाँ फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये साउथ दिल्ली से अपने बंगलों से निकल के नोएडा स्टूडियो तक सिंगल चार्ज में, मतलब 50 किलोमीटर होता है, तो ये हफ्ते के 10 दिन एक चार्ज में निपटा देंगे। एक चार्ज में 10 बार वो जा सकते हैं हफ्ते भर में। लो, सेट लाइफ है। मेरे को ये तो एड्रेस भेज देना, मेरे बंगलों का कहाँ है, मेरे को जाना है। अच्छा, मारुति का आज स्टॉक सबड्यूट। और अगर आप थाने रहते हैं तो बोरीवली तक आप सिंगल चार्ज में टू एंड फ्रो आ सकते हैं। 550 किलोमीटर की रेंज है। बोरीवली इतनी दूर है क्या? अरे यतिन स्टूडियो में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमें डीलिंग रूम चेक लेना था। भाई साहब, डीलर्स का मूड कैसा है, और ये हटाइए इसको, हाँ मूड कैसा है और क्या कह रहे हैं? तो सरप्राइजिंग है आशीष ये रिकवरी, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द डे से एफआई फ्लोज नेगेटिव थे, रूपी में वीकनेस थी। तो कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे थे कि एक्सपायरी के बाद कहीं ना कहीं ये जो बहुत प्रेशर है मार्केट में एफआई सेलिंग की वजह से हो रहा है। हालांकि 2 स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं जो डीलर्स अभी भी चेस कर रहे हैं तेजी की तरफ। उनमें सबसे पहले है टेक महिंद्रा, और आईटी शेयर्स में आज बाइंग है। ऑब्वियसली वीक रूपी एक रीज़न है इसका, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फंड बाइंग के चलते डीलर्स यहाँ बीटीएसटी का मूड बना रहे हैं, और 1565 के टारगेट्स के लिए जो 1575 तक भी जा सकते हैं। तो ये एक काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी का मूड बना रहे हैं। और हिंडाल्को मेटल शेयरों में भी तेजी है, और कहीं ना कहीं हिंडाल्को एक काउंटर है जिसको रूपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक बिलिंग रूपी टर्म्स में महंगी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन शायद बढ़ते हुए नजर पड़े। 825 से लेकर 835 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया यतिन ये ट्रेड्स बताने के लिए। तो ये डीलिंग रूम चेक यतिन लेकर आए, लेकिन फटाफट आगे बढ़ते हुए अब शुरुआत करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की, और पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है ऑलरेडी। अमित बताइए, पहला आपकी तरफ से बीटीएसटी ट्रेड क्या रहेगा? जी दीपाली मैम, इनफैक्ट मेरी नजर भी हिंडाल्को पे ही है। हिंडाल्को को अगर हम देखें तो आज 10 और 20 डमा से इसने एक शार्प बाउंस किया है और ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बनाया है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 810 का, 810 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 835 के हिंडाल्को में। हिंडाल्को लीजिए भाई, ये हिंडाल्को मेटल्स में अभी चर्चा में भी आया था, टेक महिंद्रा चर्चा में आया था, डीलर्स को भी पसंद आ रहा है, और अमित सेठ साहब कह रहे हैं खरीद लीजिए। गाबा सर, जी, कोई बढ़िया सा आइडिया? दिल तो नहीं है, लेकिन मैं देने का कि है नहीं, दे देता हूं। बायोकॉन कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर है, ये कंटिन्यू कायम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ट्रेड का 40975, स्टॉप लगेगा 407 का, पॉसिबल 420। तो बायोकॉन मैं समझे दिल नहीं, मतलब कि आपके वॉइस के लिए छेड़ दिया इसीलिए, या कोई और कारण? नहीं, वॉइस नहीं, मेरा एक्चुअली सेटअप सही नहीं है। अच्छा, मैं आपको तो फिर मैं कन्विक्शन नहीं, तो बायोकॉन लूं कि छोड़ दूं? लेना है तो लो, नहीं लेना तो लो। अरे यार, तो आप बताओगे ना, आप गुरु हो हमारे लिए। छोड़ दो भाई, बायोकॉन नहीं है बीटीएसटी, सीधी बात। सतपुते साहब, रेडार पे कोई स्टॉक? आशीष जी देखिए, आज का दिन थोड़ा ट्रिकी है। ज्यादा बहुत एग्रेशन लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें डिफेंसिव पे बेट करना पड़ रहा है। वही सेक्टर है, वही स्टॉक शेयर, वही पे हमारा काम हो रहा है। तो जो इनिशियल में टीसीएस इन्फोसिस की बात की, मैं अभी टीसीएस पे बात करूंगा। आई थिंक 3190 चल रहा है, तो टीसीएस लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 3160 का, और इसका स्विंग का टारगेट, इसका कल का हाई यानी पहला रेजिस्टेंस 3225 का आएगा। वो सरपास होता है तो मुझे लगता है ये कम से कम 33 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा। सो अगर मुझे लेके जाना है, देन इट विल बी इन्फोसिस, इट विल बी टीसीएस। आई थिंक वहीं पे सेफ्टी है। ओके, तो आईटी में सेफ्टी दिख रही है, टीसीएस ट्रेड रेकमेंड किया है। और अब आशीष क्या से ही पूछ लेते हैं। आशीष, आप बताइए, आपका एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड? देखिए, बीटीएसटी में मेरा ट्रेड है गुजरात पिपा पोर्ट पे। ये काफी अच्छा मूव निकला था, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, उसके बाद अच्छा रैली आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और फिर से ये ब्रेकआउट देने की कगार पर है। तो ये स्टॉक में अच्छा रुझान देखा जा सकता है। गुजरात पिपावा पोर्ट जीपीपीएल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 195 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 180 का। लीजिए, बढ़िया से आपके लिए सारे बीटीएसटी ट्रेड स्क्रीन्स पर आते हुए।
इन स्टॉक्स पे दाव लगा सकते हैं। नीचे देखिए क्या रिकवरी प्ले आउट होनी कई सारे स्टॉक्स में। कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर खींचिएगा, इसकी चर्चा अब तक नहीं हुई थी। कोटक में एक सॉलिड रिकवरी इस समय, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। खैर, आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की चर्चा कर ली जाए। वायदा का टॉप लूजर है एंजल वन, और पेन देखिए जाते जाते कैसे और बढ़ रहा है 5.5% दबाव के साथ। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? आज सुबह वो मेरे ख्याल से लास्ट मंथ का अपडेट इन्होंने शेयर करा था। आशीष, क्या वाकई बहुत खराब है क्या? बहुत खराब है, और किसी भी एंगल से आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ खराब नजर आएगा। अब सारे आंकड़े आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ 12% की गिरावट देखने को मिली है। जो एवरेज डेली ऑर्डर्स है मंथ ऑन मंथ 8% घटे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, अगर आप SIP रजिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें डेटा थोड़ा सा और है मेरे पास, लेकिन इसमें भी देखें तो पिछले महीने के मुकाबले 9% की गिरावट देखने को मिली है। जो ADTO है यानी एवरेज डेली टर्नओवर, इसमें 10% की गिरावट है। FNO को डाइसेक्ट करके फिलहाल देखें तो 10% है, कैश में 8% की गिरावट है, और जो FNO का मार्केट शेयर है ये 24 बेसिस पॉइंट घटा है। कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है इसका मार्केट शेयर 41 बेसिस पॉइंट घटा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो ग्रो आ रहा है, लगातार ग्रो करते जा रहा है, इनका मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ SIP रजिस्ट्रेशन म्यूचुअल फंड्स की, और अक्टूबर महीने का डेटा निकल कर आया। आप देखिए कि ग्रो कितना बड़ा हो चुका है कि 47% का जो है मार्केट शेयर है उनके पास, और अक्टूबर के महीने में देखें तो 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 20 लाख से ज़्यादा की जो SIP रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ ग्रो के प्लेटफॉर्म पर हुई है। यानी एंजल वन का जो SIP रजिस्ट्रेशन का मार्केट शेयर है ये भी ग्रो खा रहा है, और बाकी ट्रांजैक्शन में तो गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। ब्रोकिंग में कि म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन SIP वाले, मैं डर गया क्योंकि अभी तो IPO आया था तो 25% इन्होंने बताया था। म्यूचुअल फंड SIP जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 47% ग्रो पे इनके पास धंधा जाता है, और ये उस प्लेटफॉर्म पे भी चार्ज नहीं करते। जब चार्ज करना शुरू करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेवेन्यूज और फाइनेंशियल्स। एग्जैक्टली। खैर, एंजल वन का अपडेट गड़बड़ाता हुआ दिक्कत में आज, और इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट्स के बाकी स्टॉक दिवाली, ये देखिए आप BSE उठाइए, सब दिक्कत में। BSE का स्टॉक भी मेरे ख्याल से 3% दबाव। कैपिटल मार्केट फॉर द टॉप लूजिंग इंडेक्स है आज की सेशन में। गौरांग जी, आपकी राय क्या है इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर? एक समय में तो काफी यूफोरिया था इन शेयर्स को लेकर, लेकिन अब कंसिस्टेंटली प्रेशर में है। ओके, तो गौरांग जी शायद म्यूट है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। इनफैक्ट एक क्विक कमेंट राजेश जी का ले लेते हैं। राजेश जी, आप कैसे देखते हैं एंजल वन, BSE इन स्टॉक्स को? देखिए, आज एंजल वन में एक सीरियस डेंट है। जिस तरह से आज यहाँ पे ब्रेकडाउन है, ओपन इंटरेस्ट देखिए दीपाली जी करीबन 26% जंप है, एंड प्राइस इज डाउन बाय 5%। दैट शोज कि यहाँ पे हेवी शॉर्ट है। तो कहीं पुल बैक भी आता है तो वो सेलिंग के लिए ही होगा। अगर मैं सही हूँ तो इसका जो की सपोर्ट हुआ है वो रहेगा इसका 200 DMA जो 2550 के आसपास आता है। तो 2550 तो इसका इमीडिएट STBT का टारगेट आएगा। लेकिन मुझे लगता है 2550 टूटा तो फिर मुझे लगता है यहाँ नए टारगेट अनफोल्ड हो गए। प्रोबेबली आप 2300 तक का फॉल यहाँ पे पोजिशन अनफोल्ड होगा। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि अच्छी खासी रैली इसमें हो चुकी है। तो फिलहाल बाइंग के लिए तो इतना मैं कहूंगा, बाइंग के लिए अवॉइड करें। खरीदना नहीं है भाई, सीधी बात, अवॉइड ही करें स्टॉक को। गौरांग सर मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। मैं बड़ा इंक्विजिटिव सा हूँ, बोल क्या रहे थे कैपिटल मार्केट स्टोरीज पे? गौरांग सर क्या जवाब दे रहे थे आप? मैं ये बता रहा था दीपाली जी को कि एक्साइटमेंट आज भी है। दीपाली जी, आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। कोई भी क्षेत्र अगर चलता है और चलने के बाद अगर बाजार में गिरावट आती है तो पहले वही क्षेत्र नीचे आते हैं जिसमें हमने ज्यादा ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे। अभी हम बात कर रहे थे बैंकिंग की, इसके पहले ऑटो की बात कर रहे थे, और अब कैपिटल मार्केट्स की। तो हमें पसंद आता है ये क्षेत्र, और हमें तो लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल के लिए ये भी ऐसा एक क्षेत्र है जो आगे बढ़ता हुआ योगदान देगा। क्योंकि हमारी आकांक्षा है कि शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार यहाँ से आपको 3-5 साल में और भी ऊपर की तरफ के दायरे दिखाएंगे। और ऐसा हुआ तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी शेयर बाजार के साथ साथ आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, चलिए, तो ये रही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर। हालांकि ज्यादातर स्टॉक्स आज दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कमबैक किया है कुछ अच्छी पॉकेट्स ने, जैसे प्राइवेट बैंक्स के हमने जिक्र किया। पावर स्पेस में पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स ने काफी अच्छा कमबैक लोअर लेवल से किया है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट इस समय अगर आप निफ्टी बैंक भी देखेंगे तो 82 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में कोई रिलीफ नहीं है, यहाँ अभी भी प्रेशर कंसिस्टेंटली परसिस्ट करते हुए दिन के लोअर लेवल्स पर ये कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक क्विक कमेंट पावर ग्रिड पर ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आशीष, एक बार देखिए, आशीष ख्याल पावर ग्रिड को और बताइए डेज हाई पर आकर ट्रेड करते हुए स्टॉक।
देखिए पावर ग्रिड काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, अगर आप ओवरऑल चार्ट का पैटर्न देखें, लेकिन आज के दिन में और देखें तो लोअर लेवल से बाइंग जरूर इमर्ज हुई है, डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, लेकिन ये बहुत जल्द है यहाँ पर बोलने के लिए। ओवरऑल रुझान जो ऊपर में हर्डल है स्टॉक के अंदर करीबन 272 लेवल्स का है, मैं अवॉइड करने की राय दूंगा क्योंकि बाइंग आज के दिन आई, लेकिन अभी भी हर्डल जो 272 का वो पार करना बाकी स्टॉक को। ओके एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं जहां पर एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और ये स्टॉक वापस अब दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करने की कोशिश करते हुए और स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 2% के आसपास की, 504 के आसपास ट्रेड करते हुए। आईटी में तो स्ट्रेंथ सस्टेन कर ही रही है, लेकिन ये कुछ और स्टॉक से जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है। ऑयल एंड गैस पैक से आईओसी एक स्टॉक है 1.1% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सीजी पार 1% ऊपर है। इसके अलावा अगर फार्मा में भी देखेंगे तो बायोकॉन के अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, डॉक्टर रेड्डीज में एक्शन ठीक ठाक है आज के कारोबार में, यहाँ भी तेजी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम शेयर्स जो कि फोकस में बने हुए हैं। इनफैक्ट एक राय आईओसी पर लेंगे जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। अमित क्विकली देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय इन स्तरों से। जी देखिए, अच्छी जगह जहां से ये रिवर्सल ले रहा है, स्टॉक में एक पुल बैक आया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने होल्ड किया और आज के सत्र में हम यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। हल्का सा 10 और 20 डेमा का रेजिस्टेंस है 165 के आसपास। अगर कल सुबह ये 165 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक अच्छा बाय यहाँ पे बनेगा। स्टॉप लॉस इन दैट केस हम रखेंगे 163 रुपीस का और टारगेट्स 170 से 172 तक के होंगे। चलिए बढ़िया रहा आज का ये क्लोजिंग शो। पैनल का धन्यवाद। मैं अब रैप अप कर देता हूं मार्केट्स को। निफ्टी रिकवरी बढ़िया थी, 140 पॉइंट दबाव में 890 वाला 990 पे बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। 100 पॉइंट दिन के लो से रिकवर करता हुआ। हालांकि मूड बिगाड़ा था रुपए की कमजोरी ने। रुपए की डाउनसाइड जब अरेस्ट हुई 90.29 पे, वहां से रुपया रिकवर हुआ तो मूड सुधरा। सुबह से आईटी, क्योंकि रुपया कमजोर था, आईटी में चुनिंदा बेट्स एग्रेसिव ली गई। ये पॉकेट सुबह से अच्छा कर रही थी। अभी कमाई का अड्डा पिछले 1 घंटा कह लीजिए आप, जो पॉकेट्स ने आउट परफॉर्मेंस शुरू करा, लोअर लेवल से रिकवरी। निफ्टी बैंक में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स इन ग्रीन थे, लेकिन मार्केट खत्म होते होते सबके सब प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ फाइनेंशियल्स, अब ये बैंक्स का तड़का ही है जो फाइनेंशियल्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। एक ही दिक्कत है, और नहीं एक ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत यह है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वीकनेस कंटिन्यू कर रही है। ब्रेड डिटोरिएटिंग है, कुछ चुनिंदा हेवीवेट्स रिकवर कर गए तो आपको इंडेक्स संभल गया, लेकिन आपका और मेरा पोर्टफोलियो जो है ब्रॉडर मार्केट से जो एक्सपोज्ड है वो दिक्कत में। नैरो मार्केट अच्छा कर गए, ब्रॉडर मार्केट्स में सरदर्द। एक बार प्लीज सेक्टोरल पॉकेट्स दिखा दीजिए डॉक्टर साहब क्विकली। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी जिनकी चर्चा करी थी बस वो इन ग्रीन बंद हो रहे हैं। बाकी दिक्कत पीएसयू बैंक्स में, कल के तेजी के ट्रेड रिवर्स हो रहे थे। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की अभी हमने चर्चा करी, दबाव था। डिफेंस, जबकि रशियन प्रेसिडेंट कल इंडिया में होंगे, डिफेंस रिलेटेड पॉजिटिव तड़का होना चाहिए था, उल्टा ये डिफेंस स्टॉक देखिए 0.25% दबाव में थे। बाकी के सेक्टरल पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पे। ऑटो एक इंपॉर्टेंट पॉकेट 1.25%, वो भी कमजोर थी। क्विकली स्टॉक्स दिखा देता हूं आपको। हैवीवेट्स में आईटी और बैंक्स थे जो मदद कर रहे थे। कोई विप्रो, कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस मजबूती के साथ, एचसीएल, टेक महिंद्रा सब में मजबूती। बैंकिंग मेजर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उधर एक्सिस बैंक, इधर कोटक महिंद्रा बैंक, ये मजबूत थे। और सिलेक्टिवली मेटल्स अच्छा कर रहे थे, उसमें हिंडाल्को, कई बार चर्चा हुई इस प्रोग्राम के दौरान, हिंडाल्को 1.5% मजबूती के साथ बंद होता हुआ। दबाव कहा था मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी एज अ स्पेस दबाव में थी, तो टाटा कंज्यूमर, टाइटन, ये सब स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। ऑटोज में ये एचयूएल इधर, उसमें एमएनएम दबाव में था। बाकी ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी थी। मारुति 1% के आसपास दबाव के साथ सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो ये था वो वेडनेसडे का पिछले कई दिनों का ट्रेंड टूट गया। वो हमारा सैंडविच सेशन टेस्टी होता था, आज इंट्राडे में रिकवरी आई, लेकिन इवेंचुअली लाल निशान में जाके सेशन की समाप्ति होती हुई आपकी स्क्रीन पे। कोई नहीं, कल एक नए दिन के साथ लौटेंगे। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तब डिटेल्ड कवरेज के लिए जुड़िएगा हमारे साथ सुबह 7 बजे। दीपाली और मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार कमोडिटीज का डिटेल्ड कवरेज देखिए। नमस्कार।